साहब आयोग को खत्म कर देंगे। दो टॉपिक बचा है, 3 टॉपिक खत्म कर हो जाएगा। लास्ट दिन हम लोगों ने शुरू किया था मोड ऑफ ट्रांसफर, उसमें से एक देखा है प्रोग्राम्ड आईओ। उसमें क्या होता है, सीपीयू हमेशा एक पर्टिकुलर आईओ प्रोग्राम में नजर देके बैठा रहता है और कुछ नहीं करता कि कब कोई डेटा आएगा आएगा आएगा, तो बाकी काम में बहुत डिस्टर्ब होता है, तब साइकिल का नुकसान होता है, लॉस ऑफ साइकिल्स, इससे सिस्टम में परफॉर्मेंस खराब होता है। तो और दो मोड है, एक है बहुत इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ, दूसरा है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इंटरप्ट वॉइस क्लियर नहीं है, देखो तो आ रहा है, ठीक ठाक हो रहा है। हेलो 12456, आवाज ठीक है या क्रैक हो रहा है फिर से? नो सर। सर आपका आवाज क्लियर है। सर वॉल्यूम कम आ रहा है। अभी आवाज ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। दूसरा लगाया है। हाँ सर। पता नहीं क्या। ठीक है, तो इसमें अभी जो है वो है प्रायोरिटी इंटरप्ट। तो प्रायोरिटी इंटरप्ट में जो देखना है वो है, लास्ट दिन डिस्कस किया था पोलिंग। पोलिंग मतलब डिस्कस किया था ना, हाँ, कि जब भी कोई इंटरप्ट आता है, अभी कौन सा आया वो सीपीयू को पता नहीं है, तो कुछ भी जगह से आईओ से इंटरप्ट आ सकता है। एनी आईओ डिवाइस कैन गिव यू इंटरप्ट, कुछ भी इंटरप्ट आ सकता है, लेकिन सीपीयू को पता नहीं है कि किसने ये इंटरप्ट दिया। तो वो क्या करता है, ब्लाइंडली कुछ भी हो
उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो फर्स्ट क्या करता है, उसके पास एक स्टार्टिंग एड्रेस होता है, मे बी इट इज 0000 द स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ द मेमोरी, जहां पे ऑलरेडी इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR माने प्रोग्राम बांग्ला सिंपल हिसाब है, तो वो ISR इज ऑलरेडी लोडेड प्रोग्राम्ड। तो वो क्या करता है, वो सीरियली शुरू कर देता है कि 0001 चेक करता है कि पहला वाला क्या 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 जो इंटरप्ट आया वो 000 के साथ मैच करता है। सपोज 00 मतलब कीबोर्ड, 01 मतलब पेन ड्राइव, ऐसे एक एक का हर एक का अलग अलग एड्रेस होता है ऐसे, ठीक है, 1 3 ऐसे अलग अलग एड्रेस में अलग अलग IO डिवाइस का ISR होता है, सेपरेट ISR होता है सबका अलग अलग। तो CPU को ये नहीं पता कि किसने किया है, तो वो हमेशा शुरू से स्टार्ट करता है, शुरू से करते करते वो नीचे की तरफ जाता है। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड पोलिंग। तो वो पोल करता रहता है ऊपर से लेके नीचे तक हमेशा। जब भी कोई इंटरप्ट आता है वो शुरू से करता है, एक एक करके चेक करता है क्या क्या ये कीबोर्ड ने किया, नहीं क्या ये पेन ड्राइव ने किया, नहीं, ऐसे करते 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 लास्ट में जब तक है तब तक जाता है। इससे प्रॉब्लम होता है कि लास्ट में जो अगर कोई जिसका इंटरप्ट एक्चुअली जिसने किया है, अगर देखा जाए कि वो सबसे लास्ट में लिखा है, नॉर्मल इंटरप्ट उसका सपोज CD ड्राइव बहुत कम यूज होता है, ठीक है, सपोज CD ड्राइव आज के जमाने में इसका प्रायोरिटी बहुत ही कम, माने बहुत कम यूज होता है, इसीलिए इसको नीचे रखा गया है। तो लेकिन देखा गया है नॉर्मली CD ड्राइव नीचे होता है प्रायोरिटी, लेकिन हाईएस्ट प्रायोरिटी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रायोरिटी 1 2 3 4 ऐसे करते करते सपोज ये है n प्रायोरिटी। तो नॉर्मली CD ड्राइव का प्रायोरिटी कम है, लेकिन हो सकता है कि अभी का जो पर्टिकुलर सिचुएशन जा रहा है उसमें CD ड्राइव ने ही इंटरप्ट किया है, समझ में आया, बाकी लोगों ने नहीं किया, हो सकता है। तो CPU को नहीं पता कि CD ड्राइव किया है किसने किया, तो वो शुरू करता है तो स्टार्टिंग से करते 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 नीचे आता है, एक एक करके चेक करता है कि कीबोर्ड ने किया, ये किया, एक एक करके चेक करता है। एंड अकॉर्डिंगली इससे क्या होता है, स्टारवेशन होता है। स्टारवेशन यानी CD ड्राइव को अभी काम पहले करना जरूरत था, लेकिन CPU का पोलिंग की वजह से वो एक एक करके स्टार्ट कर रहा है, तो इससे CD ड्राइव को बहुत ज्यादा समय वेट करना पड़ता है CPU का अटेंशन पाने के लिए। दिस इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड पोलिंग इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरप्ट, ठीक है। तो ये है पोलिंग का मेजर कॉन्सेप्ट, समझ में आया, इतना ही है पोलिंग में। तो पोलिंग ठीक है, लेकिन पोलिंग अगर तुम्हारा सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेस नंबर ऑफ IO डिवाइस अगर है तो पोलिंग ठीक है, मतलब सिर्फ तुम्हारा में सिर्फ 2-3 IO डिवाइस है तो उसमें पोलिंग चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर IO डिवाइस तुम्हारे पास 50 है, 20 है, 40 है, तब प्रॉब्लम आ सकता है। तो लेस नंबर ऑफ IO डिवाइस होने से पोलिंग वर्क्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया। वो हमेशा प्रायोरिटी वाइज ऊपर से नीचे पड़ता है, एक एक करके लोकेशन देखता है और चेक करता है कि इसका है, अगर है तो उसका जो ISR है उसमें जाम करता है, समझ में आता है। तो 000 नंबर लोकेशन है कीबोर्ड का, अगर उसको लगता है CPU को अरे कीबोर्ड ने ही इंटरप्ट किया है, तो फिर वो यहां से जाम करता है ISR में, स्पेसिफिक ISR फॉर कीबोर्ड, जहां पे भी इसका प्रोग्राम लिखा है वहां पे जाम करता है, समझ में आया। तो इस तरीके से अलग अलग लोकेशन का अलग अलग ISR होता है, हर एक माउस का सबका अलग अलग ISR है, और वो अलग अलग सेपरेट मेमोरी लोकेशन में उसका प्रोग्राम जो है दैट इज रेडीमेड अवेलेबल। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है मेनली, ये सब चीज ऑपरेटिंग सिस्टम में लोडेड होना चाहिए, या फिर डिवाइस ड्राइवर के थ्रू तुमको डालना पड़ेगा, कुछ भी हो, ठीक है। ऐसा सभी का अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग ISR होता है, अलग अलग ISR के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन में उसका प्रोग्राम लिखा होता है। तो CPU पोल करता रहता है, पहले फर्स्ट सेकेंड एक एक करके जाता है और चेक करता है कौन है, अगर किसी के साथ मैचिंग होता है फिर उसका ISR में वो जाम करता है और उसके अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड पोलिंग। ये डायग्राम शायद ज्यादा बेटर है, ठीक है। मल्टीपल IO आ रहा है, पता नहीं कितना IO, CPU को नहीं पता किसने किया, तो ऑटोमेटिकली वो ऐसे करके सिक्वेंशियली प्रायोरिटी वाइज वो चेकिंग स्टार्ट करता है कि किसने किया, वो एक एक करके नीचे जाता है और
जो जिसका मैचिंग करेगा उसका आईएसआर में जंप करके उसका आईएसआर उसके अकॉर्डिंग काम कर, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड पोलिंग। प्रॉब्लम ये है लास्ट में अगर कोई है लेकिन उसको अभी चाहिए, तब ये संभव नहीं है, उसको जिंदगी भर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको ऊपर का प्रायोरिटी का जब तक खत्म नहीं होगा, लास्ट वाला चीज वो जितना भी जरूरत है वो पहले काम नहीं कर पाए। दिस इज कॉल्ड स्टारवेशन। तो ये टेक्निक ठीक है लेकिन उतना हाईफाई अच्छा भी नहीं है ना, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम्स है। तो अभी दो टेक्निक और है, बहुत अच्छा टेक्निक है। तो एक का नाम है डेजी चेनिंग, दूसरा का है डीएमए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देख रहा था कि फिर से देखता हूं, मोड ऑफ ट्रांसफर, आयो का ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर 3 तरीके से होता है। पहला टॉपिक है प्रोग्राम्ड आयो, सेकेंड है इंटरप्ट इनिशिएटेड आयो, और तीसरा है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो इंटरप्ट इनिशिएट आयो में बहुत तरीके का इश्यूज माने डिफरेंट टाइप्स है। एक है पोलिंग, दूसरा है डेजी चेनिंग, ठीक है। दिस टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक है जो मैं नहीं बोला था, और एक है दैट इज पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो ठीक है। तो दिस इज अनदर। तो इंटरप्ट इनिशिएट आयो में जैसे 3 तरीके का टेक्निक है, पोलिंग, डेजी चेनिंग और पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट, ठीक है। तो पोलिंग होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड, डेजी चेनिंग होता है हार्डवेयर बेस्ड, पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट होता है हार्डवेयर बेस्ड, ठीक है। तो एक ही सॉफ्टवेयर बेस्ड है, बाकी सब हार्डवेयर बेस्ड होता है, मेनली हार्डवेयर बेस्ड। अच्छा, तो अभी हम पहले डेजी चेनिंग देखेंगे कि व्हाट इज डेजी चेनिंग, उसके बाद पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट देखेंगे, फिर डीएमए देखेंगे। क्लियर? तो डेजी चेनिंग क्या है? डेजी चेनिंग एक हार्डवेयर इंटरप्ट है, इंटरप्ट टेक्निक है, बहुत ही पॉपुलर हार्डवेयर इंटरप्ट टेक्निक है। तो डेजी चेनिंग में क्या होता है? बहुत ही वर्ड मुझे नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, सर्च कर लेना गूगल में। डेजी चेनिंग प्रायोरिटी इंटरप्ट, ठीक है, इसका फुल नेम यही है। डेजी का मतलब मुझे नहीं पता, चेनिंग का मतलब सीरियल, एक से दूसरा को ट्रांसमिशन करना। क्या होता है, मैं सिंपल स्टोरी के आकार में बोलता हूँ। तो सपोज तुम्हारे पास बहुत सारा आईओ डिवाइस है, 1 2 3 ऐसा बहुत सारा आईओ डिवाइस, ठीक है। तो सभी आईओ डिवाइस सीपीयू के साथ, सभी को सीपीयू चाहिए, क्योंकि कुछ भी काम करने के लिए सीपीयू का हेल्प लेना पड़ेगा, अदरवाइज नो प्रोसेस कैन बी डन, नो प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड। तो सपोज तुम्हारे पास बहुत सारा आईओ डिवाइस है और सभी का प्रायोरिटी है, ठीक है, क्योंकि लिखा है देखो प्रायोरिटी इंटरप्ट, तो सभी का प्रायोरिटी है। लेकिन जब इसका प्रायोरिटी है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, तो जितना अज्यूम कर लो, सपोज 1 इज हाईएस्ट, 2 इज स्मॉल, उससे थोड़ा कम जरूरी, 3 उससे थोड़ा कम, 4 सबसे कम। तो जो भी सिचुएशन है सबका अपना अपना प्रायोरिटी होता है अलग अलग आईओ डिवाइस का, लेकिन उसका प्रोसेस करने के लिए सीपीयू को चाहिए, अदरवाइज वो अकेला काम नहीं कर पाएगा। तो डेजी चेनिंग में क्या होता है, सिंपल स्टोरी ये है कि सीपीयू में एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट चाहता है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट मतलब आईओ डिवाइस क्या करता है, सीपीयू को रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई मुझे ना थोड़ा हेल्प चाहिए, समझ में आया। और वो एक ही तार से कनेक्टेड है, देखो ऑल द आईओ डिवाइसेस सेंड द इंटरप्ट रिक्वेस्ट वाया सिंगल वायर, एक ही तार से कनेक्टेड है, सिंगल वायर, ठीक है, सिंगल सिग्नल जाता है, कोई बस नहीं है, सिंगल वायर है। तो सभी आईओ डिवाइस एक ही तार से कनेक्टेड है। तो सीपीयू को सपोज सीपीयू के पास एक सिग्नल आया इंटरप्ट का, इंटरप्ट सिग्नल हमेशा लो होता है, ये सिग्नल मतलब लो, दिस इज हाई है ना, दिस इज लो, गेटिंग माय पॉइंट।
ये सब रिप्रेजेंटेशन है। सपोज इस इंटरप्ट रिक्वेस्ट का लाइन का वैल्यू जब 0 होता है ना, तब उसको INT भी बोलते हैं, सिंपल इंटरप्ट रिक्वेस्ट और INT। तो सपोज सीपीयू के साथ जैसे 4 IO डिवाइस कनेक्टेड है, एक ही इंटरप्ट रिक्वेस्ट के लाइन जरिए कनेक्टेड है। तो अभी सडनली सीपीयू ने देखा कि अरे एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट आया है, यानी इस लाइन का वैल्यू 0 है, लेकिन सीपीयू को ये नहीं पता कि किसने इंटरप्ट किया है। समझ में आया? पोलिंग में भी ऐसा सिचुएशन था, सीपीयू को नहीं पता था किसने इंटरप्ट किया, तो ऊपर से नीचे प्रायोरिटाइज कर रहा है। अभी सीपीयू क्या कर रहा है, डेजी चेनिंग में, डेजी चेनिंग टेक्निक में सीपीयू के पास सपोज, समझ में आ रहा है ना सबको, एक ही तार से कनेक्टेड है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो सीपीयू ने देखा अरे एक 0 सिग्नल आया है, नेगेटिव लो सिग्नल। लो सिग्नल का मतलब है कि किसी ने ना किसी ने इंटरप्ट किया है, लेकिन किसने किया ये सीपीयू को नहीं पता। 1 2 3 4 किसने किया, सीपीयू डज नॉट नो। तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू क्या करता है, वो आंख बंद करके उसका एक्नॉलेजमेंट दे देता है। समझ में आया क्या बोला? उसको हम बोलते हैं इंटरप्ट एक्ट। सीपीयू आईओ डिवाइस को एक सिग्नल सीपीयू एक्नॉलेज कर देता है को, लेकिन सीपीयू को तो नहीं पता कि किसने एक्नॉलेज किया है ना। जैसे दरवाजा के बाहर कौन है तुमको नहीं पता, तुम जाके पहले दरवाजा तो घर के अंदर आएगा या बाहर से काम खत्म होगा। यहाँ पे प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? एक नंबर डिवाइस
सपोज एक नंबर डिवाइस बोलता है, अरे एक नंबर डिवाइस को जब ये एक्नॉलेजमेंट मिला, एक नंबर डिवाइस बोलेगा, अरे मैंने तो रिक्वेस्ट भेजा ही नहीं, मतलब ये आदमी आया ही नहीं। समझ में आया कि सपोज दिस पर्सन इज नॉट प्रेजेंट करके सोचो, सपोज ये तुम्हारा फादर है, ये तुम्हारा मदर है, ये डिलीवरी है, ये कोई तुम्हारा फ्रेंड है, ऐसे करके सोचो। तो कॉलिंग बेल बजाया, तुम मूवी देख रहे थे, उसको पॉज किया, दरवाजा खुला, दैट इज इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। नाउ यू हैव टू चेक कि कौन आया है, फादर ना मदर, सपोज एक्चुअली में डिलीवरी बॉय आया है, तुमको तो नहीं पता, तुम दरवाजा खोलोगे उसके बाद ना चेक करोगे। सो फर्स्ट तुमको लगता है, तुम्हारा मन में है शायद पापा आने वाला है, शायद तुमको लग रहा है कि मन में होता है ना, शायद पापा या मम्मी आया, तो तुम पापा आया है इस सोच के तुम खोले हो दरवाजा। सपोज उसी टाइम में पापा आता है रोज, तो खोल के देखा पापा नहीं है, कोई और है। तो इसका मतलब वही चीज यहाँ पे बोल रहा हूँ कि फर्स्ट इंटर एक्नॉलेजमेंट में फर्स्ट एक आईओ डिवाइस में जाता है, और तुम देख आईओ डिवाइस बोलता है अरे मैं तो नहीं आया हूँ मतलब मैंने तो कॉलिंग बेल बजाया नहीं। सो नेक्स्ट तुम बोलते हो अच्छा ये नहीं है, तो दिस सिग्नल पास ऑन टू द नेक्स्ट डिवाइस। सो दिस इज डेली चेनिंग अप्रोच। तो अगर पहला वाला डिवाइस ने सच में इंटरप्ट नहीं किया तो बोलता है भाई मैंने तो कॉलिंग बेल बजाया नहीं, शायद सेकेंड आदमी ने बजाया होगा, तो तुमने सोचा शायद माँ है, तो देखा आईओ डिवाइस को बोला क्या तुमने कॉलिंग बेल बजाया, बोले ना मैंने भी नहीं बजाया। फिर बोला ठीक है, फिर सिग्नल ट्रांसमिट होता है टू द नेक्स्ट डिवाइस, थर्ड डिवाइस, देखा डिलीवरी है, ओ डिलीवरी ने कॉलिंग बेल बजाया, बोले हाँ मैंने ही सच में इंटरप्ट किया था। तो जब ये इंटरप्ट वो करता है तो थर्ड डिवाइस ने इंटरप्ट किया, ओके सच में एक्चुअल थर्ड डिवाइस ने इंटरप्ट किया। तो थर्ड डिवाइस जब एक्चुअल जिसने इंटरप्ट किया है वो क्या करता है, फिर उसके लिए जो भी काम करना है, तो तुमको क्या है, उस डिलीवरी से माल सामान लेना है, साइन करना है, जो भी करके उसको वापस भेज देना है ना। तो वो काम वो ड्राइंग करके दिखाता हूँ। तो सपोज 3 नंबर डिवाइस ने एक्चुअली में इंटरप्ट किया था, फिर वो क्या करता है, तो तुम ये डेटा आदान प्रदान, डेटा आपस में ट्रांसफर कर रहे हो, है ना, कि तुम्हारा सामान इसको गया, इसका सामान इसको गया। गेटिंग माय पॉइंट? डिलीवरी बॉय से तुमने अपना सामान सीपीयू में ले लिया। गेटिंग माय पॉइंट? So this process is called daisy chaining process. इतना आसानी से बोल दिया गया। This process is called daisy chaining process. So this is obviously a serial process, है या नहीं? सीरियल ही होता है ना, पहले एक के बाद एक चेनिंग सिस्टम में होता है। समझ में आया? चारों में से कोई ना कोई करा होगा, एक या दो या तीन या एक, किसी ना किसी ने किया होगा ना। तो सपोज 3 ने सच में किया है, तो जो सच में करेगा, किया था इंटरप्ट, वो ही डेटा सीपीयू को भेजेगा। वो कैसे होगा? इसी प्रोसेस से होता है। ओके, तो याद रखना है जिस समय आईओ 3 नंबर डिवाइस से जब तुम काम कर रहे, बात हो रहा है, बाकी 1 2 तो पहले छोड़ दिया है, वो तो आया ही नहीं है। 4 का भी आने का चांसेस था, लेकिन 4 को तुम चेक ही नहीं करोगे। समझ में आया? क्योंकि 3 हैज हायर प्रायोरिटी देन 4th डिवाइस। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब तक 3 का काम खत्म नहीं होगा तब तक 4 मतलब उसका नेक्स्ट वाला जो प्रायोरिटी है वो कुछ नहीं करेगा। ओके, क्लियर हुआ ना? सो दिस वे इट हैपेंस। दिस इज द बेसिक टेक्निकल डिजाइन। अभी मैं इसको थोड़ा बेहतर डिजाइन कर रहा हूं। ये डिजाइन समझ में आया सबको? बहुत ही आसान सा डिजाइन है, डेजी चेनिंग टेक्निक। इसको अभी थोड़ा सा इसका प्रायोरिटी इंटरप्ट अच्छा तरीके से अगर डिजाइन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। सो दिस इज डिवाइस 1 D1, सेम डायग्राम कर रहा हूं थोड़ा बेटर करके, D2 डॉट डॉट डॉट, और भी डिवाइस हो सकता है। तो यहाँ पे तुम्हारा सीपीयू, तो सीपीयू में क्या हो रहा है, प्रायोरिटी इंटरप्ट आ रहा है। जैसे मैंने बोला सभी एक ही तार से कनेक्टेड है, तो ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट और INT, हमेशा यहाँ पे 0 आना पड़ेगा। INT लाइन का 0 का मतलब सीपीयू को लगेगा हाँ somebody has interrupted, कौन किया उसको नहीं पता, ठीक है। तो उसके बाद सीपीयू क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। किसको? फर्स्ट जो प्रायोरिटी है डिवाइस 1 उसको भेजेगा। इसको बोलते हैं इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, INT के इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट एक सिग्नल भेजेगा, ठीक है। इस लाइन का पॉइंट का नाम है INT, इस पॉइंट का नाम है INT।
ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, समझ में आया? सो पहले वो डिवाइस 1 के पास भेजेगा, ना डिवाइस 1 विल चेक कि सच में उसने किया है। अगर किया है तो वो डेटा ट्रांसफर मतलब अभी चेकिंग होगा कि क्या तुमने किया, नहीं तो नेक्स्ट के पास जाएगा, क्या तुमने किया, नहीं तो जिसने किया वो डेटा उसके साथ सीपीयू का डेटा ट्रांसमिशन होगा, वही बात है बस, दैट्स इट, वेरी इजी। तो सपोज वो पहले डिवाइस 1 के पास गया, डिवाइस 1 चेक कर रहा है, डिवाइस 1 को पूछा क्या तुमने किया भाई, तो डिवाइस 1 के पास दो पॉइंट होता है, एक है पीआई प्रायोरिटी इनपुट, दूसरा होता है प्रायोरिटी आउटपुट। मैं आता हूं इस पॉइंट पे। तो ऐसा हर एक डिवाइस में भी दो करके पॉइंट होता है, प्रायोरिटी पीआई पीओ, प्रायोरिटी इंटरप्ट प्रायोरिटी आउटपुट, प्रायोरिटी इनपुट प्रायोरिटी आउटपुट, प्रायोरिटी इनपुट प्रायोरिटी, सब में ऐसा होता है, सेम डिजाइन होता है सब में, ठीक है। दो करके पॉइंट होता है, प्रायोरिटी इनपुट प्रायोरिटी आउटपुट। तो अगर इफ पीआई प्रायोरिटी इनपुट पीआई इज इक्वल्स टू 1, पीआई का वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब है कि उस डिवाइस का चांस है कि शायद उसी ने किया है, लेकिन गारंटी नहीं है। तो गारंटी होने के लिए मुझे और एक डेटा पॉइंट चाहिए, वो हमने दिखाया नहीं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड आरएफ पॉइंट चाहिए। तो अगर पीआई का वैल्यू 1 एंड आरएफ का वैल्यू 1, आरएफ का मतलब सच में उसने इंटरप्ट किया है, समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूँ? यहाँ पे डायग्राम में दिखाना गलत होगा क्योंकि दिस इज नॉट शोन इन द ब्लॉक डायग्राम, फिर भी मैं तुमको अलग से दिखा रहा हूँ, ये दिखाना नहीं है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, तुम्हारा आसानी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आरएफ बोल के एक पॉइंट होता है सबके पास होता है सब डिवाइस के पास होता है, D1 D2 D3 ऐसे करके। तो वो चेक करेगा, पहले इंटरप्ट टेक्नोलॉजी में सिग्नल डिवाइस नंबर 1 पे गया, तब देखना पड़ेगा क्या डिवाइस 1 का ये दोनों वैल्यू 1 है, डिवाइस 1 का पीआई वैल्यू 1 है, पीआई वैल्यू तो 1 होगा ही, क्योंकि इंटरप्ट एक्नॉलेज का वैल्यू क्या होता है, इट इज हाई ऑलवेज हाई, 1 जाता है। रिक्वेस्ट में क्या होता है, लो। रिक्वेस्ट का लाइन 0 का मतलब किसी ने इंटरप्ट किया है, और कौन किया है सीपीयू को नहीं पता, सीपीयू क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट कर देता है अपना काम को स्टॉप करके, ठीक है। ये एरो नहीं दिखाना है, मैं सेल्फ लूप दिखा रहा हूं कि वो अपना काम कर रहा था, ये दिखाना नहीं है, ठीक है। तो सीपीयू अपना काम स्टॉप करके एक्नॉलेज कर देता है, लेकिन कौन किया वो सीपीयू को नहीं पता, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल फर्स्ट जाता है डी के पास, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल का वैल्यू क्या होता है, इट इज 1। तो पीआई का वैल्यू पहला डिवाइस का हमेशा 1 ही होगा, गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि हमेशा एक्नॉलेजमेंट सिग्नल का फर्स्ट वैल्यू एक नंबर डिवाइस में आता है, तो उसका वैल्यू 1 ही रहता है। तो 1 होने से नहीं होगा, डिवाइस 1 का वैल्यू आरएफ वैल्यू भी 1 होना पड़ेगा। अगर ये दोनों वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि वही डिवाइस ने इंटरप्ट किया है। क्लियर, समझ में आया? तो आरएफ का वैल्यू क्या है, वो डिवाइस के अंदर में फ्लैग वैल्यू जैसा है, तो उसके अंदर लिखा है, वो सीपीयू को नहीं पता। तो 1 वैल्यू सीपीयू ने भेजा है, पीआई डिवाइस 1 का पीआई में 1 चला गया, 1 बैठा है, तो डिवाइस 1 भी चेक कर रहा है कि मेरा आरएफ वैल्यू क्या है। अगर वो देखेगा कि आरएफ वैल्यू उसका 1 है, इसका मतलब उसी ने सच में इंटरप्ट किया था, ओके। तो वो अपना डेटा सीपीयू को ट्रांसफर करेगा, इस तरीके से करेगा, एक ही तार से करेगा, है ना, सिंपल एक तार होगा, उसी तार से सीपीयू को डेटा ट्रांसफर करेगा, बस प्रोसेसर डेटा बस, तो इसी बात से ट्रांसफर करेगा। अगर आरएफ वैल्यू 0 है, डिवाइस 1 का आरएफ वैल्यू 0 मतलब डिवाइस 1 ने एक्चुअली इंटरप्ट नहीं किया, तो क्या होगा, वो सिग्नल पास ऑन हो जाएगा नेक्स्ट डिवाइस में, सिग्नल विल गो टू नेक्स्ट डिवाइस, चेनिंग प्रोसेस। फिर डिवाइस 2 चेक करेगा मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास क्या है, व्हाट इज माय पीआई वैल्यू, व्हाट इज माय पीआई वैल्यू। तो अगर उसका नाउ डिवाइस 2 का पीआई वैल्यू क्या है वो मुझे नहीं पता, वो मैं डिजाइन करके दिखाऊंगा तब पता चलेगा, ओके। तो जो भी सिग्नल डिवाइस 1 से डिवाइस 2 में जाएगा उसके अकॉर्डिंग पीआई का वैल्यू बदल जाएगा, डिवाइस 2 का पीआई वैल्यू आइदर 1 और 0 कुछ भी होगा ना। दैट मींस तो इंटरप्ट कब होगा, अगर इफ किसी भी डिवाइस का पीआई वैल्यू 1 है एंड आरएफ वैल्यू 1, ये दोनों वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब है कि उसी डिवाइस ने इंटरप्ट किया था और वो ही डेटा ट्रांसफर करेगा सीपीयू। क्लियर, और बाकी लोग नहीं करेगा,
जिस समय वो डिवाइस सीपीयू के साथ डेटा ट्रांसमिशन करेगा, बाकी लोग चुपचाप बैठा रहे। तो जैसे सभी डिवाइस का इंटरप्ट का लाइन एक ही तार से कनेक्टेड है, सिमिलरली सभी डिवाइस का डेटा का काम तार एक ही लाइन से कनेक्टेड है। नो दिस इज अ बस, तो मैं लाइन ये काट रहा हूं इसको। तो डेटा बस है, क्योंकि तो इंटरप्ट सबका कॉमन होके आता है और डेटा बस भी कॉमन ही है, क्योंकि एट ए टाइम एक ही जन डेटा भेजेगा, तो कॉमन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आइदर डिवाइस 1 विल सेंड और 2 एट ए टाइम एक ही डिवाइस डेटा सेंड करेगा। तो एक ही खर्चा का कम करने के लिए सबको एक ही तरीके से कनेक्टेड किया गया है। सो दिस इज कॉल्ड डेजी चेनिंग प्रायोरिटी ब्लॉक डायग्राम। बस इतना ही है। नाउ वी विल गो लिटिल बिट ऑफ डिटेल इनसाइड द डेजी चेनिंग। तो ये ब्लॉक डायग्राम समझ में आया कि पहले रिक्वेस्ट आएगा, फिर सीपीयू अपना काम पॉज करेगा, फिर एक वन सिग्नल माने आईएमटी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, इसको फर्स्ट डिवाइस को भेजेगा। तो फर्स्ट डिवाइस चेक करेगा उसका आरएफ वैल्यू क्या है। अगर पीआई वैल्यू तो 1 ही है, तो पीआई और आरएफ दोनों वैल्यू अगर 1 है तो वो डेटा ट्रांसफर करेगा, उस समय बाकी लोग स्टॉप। अगर डिवाइस 1 का आरएफ वैल्यू 0 है, इसका मतलब उसने नहीं किया था। नेक्स्ट सिग्नल विल गो टू सेकंड पोजीशन। सेकंड चेक करेगा क्या उसका पीआई वैल्यू आरएफ वैल्यू दोनों 1 है, तो वो डेटा ट्रांसफर करेगा। अगर नहीं हुआ देन इट विल गो टू थर्ड पोजीशन। इस तरीके से एक से दूसरी जगह में शिफ्ट होता है। चेनिंग के प्रोसेस में ये जो कंट्रोल जो है वो एक से दूसरा डिवाइस में शिफ्ट होता है। ठीक है, तो डेजी चेनिंग का थोड़ा इंटरनल डायग्राम मैं तुमको दिखाता हूं, इससे तुमको तो मैंने यहाँ पे 3 डिवाइस का ड्राइंग किया है। हर एक डिवाइस में कितना पॉइंट है, एक है पीआई, एक है पी आउट, पीआई पीओ है, प्रायोरिटी इनपुट प्रायोरिटी आउटपुट, और एक क्या है आरएफ लाइन है, और क्या है इंटरप्ट रिक्वेस्ट है ना, और डेटा लाइन। यही तो 5 चीज है। फिर से डायग्राम देख लो कि कोई एक बॉक्स को देखो, कोई एक बॉक्स, सपोज आई एम कंसीडरिंग दिस डिवाइस। एक डिवाइस में क्या क्या तार है, हाउ मेनी सिग्नल्स आर देयर। एक सिंगल आईओ डिवाइस में क्या क्या होता है, एक लाइन डेटा होता है बस में जाने के लिए, एक होता है पीआई, एक होता है पीओ, एक होता है आरएफ, और एक होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। इतना 5 चीज हर एक डिवाइस में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। सभी में ऐसा चीज है, देखो ठीक है ना। सभी में पीआई पीओ आरएफ है, सभी में इंटरप्ट रिक्वेस्ट का एक लाइन बाहर की तरफ जा रहा है, सभी में एक लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है जो डेटा को कनेक्ट करने के लिए, डेटा सेंड करने के लिए सीपीयू। तो सपोज ये एक डिवाइस के अंदर में क्या होता है, एक डिवाइस के अंदर में सर्किट डायग्राम क्या होता है, वो मैं अभी तुमको दिखा दूं। ओके, तो 1 स्टेज, तो डेजी चेनिंग में एक स्टेज के अंदर क्या होता है, मतलब एक डिवाइस के अंदर क्या होता है वो तुमको दिखा। तो क्या क्या होना चाहिए, एक होगा पीआई, पहले लेफ्ट है ना, प्रायोरिटी इंटरप्ट, जैसे मैंने बोला वही सही होगा। हाँ, एक होगा पीआई, एक होगा पीओ, ठीक, एक होगा पीआई, एक होगा पीओ, ठीक है, एक होगा आरएफ, थोड़ा सा नीचे करता हूं, एक होगा आरएफ है, बाय 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 मम्मा, एक होगा इंटरप्ट रिक्वेस्ट, और आईएनटी मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट है, और एक क्या होगा थोड़ा डिटेल में बताऊंगा अभी, वीएडी मैंने तो नहीं बताया था, अभी बोलूंगा। सो दिस आर द थिंग्स, मतलब डेटा लाइन, वीएडी मतलब डेटा लाइन, ये 5 चीज होता है। नाउ आई एम कनेक्टिंग देम, देखो एक एक करके क्या क्या चीज होता है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो एक एसआर फ्लिप फ्लॉप चाहिए, ठीक है, उसका एक आउटपुट होता है, वो इस आरएफ पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। यहाँ से एक नॉट गेट में जाता है, यहाँ से एक सिग्नल एक एंड गेट में आता है, यही वो पी आउट का यही सिग्नल है, ठीक है।
उसमें हम क्या एक बोल दूंगा। दूसरा चीज है, ठीक है, वेक्टर एड्रेस। डरो मत, वेक्टर वेक्टर सुनकर डरने का बात नहीं है। देयर आर सम एक्स्ट्रा सिंबल इनेबल delay or interrupt request from other device। जैसे चेन में है तो मैं एक बॉक्स का एक छोटा सा चेन का एक छोटा सा हिस्सा में क्या होता है वो दिखा रहा हूँ। इसके आगे पीछे भी ऐसे ही कॉपी पेस्ट करते रहना है, सेम चीज, ठीक है, ओके। तुम्हें खाया ना उच्च ये नॉट गेट है, ठीक है। दिस इज दिस सर्किट डायग्राम, इसको हम बोलते हैं वन स्टेज डेजी चेनिंग, वन स्टेज डेजी चेनिंग प्रायोरिटी। तो जैसे ऊपर में डायग्राम देखा था बड़ा वाला ब्लॉक डायग्राम, उसी का एक छोटा सा पार्ट है ये, उसी के अंदर में ये है, तो वन स्टेज डायग्राम है, ठीक है, अरेंजमेंट। अंदर में क्या होता है, मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक करके, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, दो चीज होता है। एक नंबर, मैं सीरियली कर रहा हूं कि तुम्हारा आसानी के लिए। नंबर वन, पहले क्या आएगा, एक प्रायोरिटी पीआई इनपुट आएगा। ऊपर का डायग्राम देखो तो मैचिंग हो जाएगा दोनों का, है ना। सभी में क्या हो रहा है, एक पीआई इनपुट आ रहा है सबके साथ, है या नहीं, है ना। तो पीआई इनपुट, पहले वाला डिवाइस का पीआई कहां से आता है, पीआई का सिग्नल कहां से आता है, सीपीयू से। बाकी सबका कहां से आता है, उसका पहले वाला डिवाइस प्रीवियस डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाता है या नहीं, याद रखना। इसी को मैं भी डिटेल में बोलूंगा क्या हो रहा है अंदर में, क्या होता है, ऐसे क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, एक नंबर, माने सीरियल माने फ्लो चार्ट के हिसाब से बोल रहे हैं। एक नंबर पहले क्या होता है, पहले पीआई में एक सिग्नल आता है, पीआई में एक सिग्नल आता है। तो ये पीआई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। इट कैन बी 1 और 0। तुम बोल सकते हो 1 और 0 क्यों, क्योंकि नाउ यू सी हियर पीआई वैल्यू कैन बी 1 और 0, क्योंकि पहले वाला जो डिवाइस में पीआई है वो हमेशा 1 है, क्योंकि वो सीपीयू का सिग्नल वो कैरी कर रहा था। फिर से समझो इस बात को, पीआई का वैल्यू 1 और 0 कुछ भी हो सकता है। देखो पहले वाला जो डिवाइस है इसमें जो पीआई का वैल्यू 1, क्यों, इट इज ऑलवेज 1 बिकॉज दिस सिग्नल कम्स फ्रॉम द आईएनटी एक्नॉलेजमेंट, सीपीयू से आता है, और ये वैल्यू हमेशा 1 ही होता है। तो फर्स्ट डिवाइस का पीआई वैल्यू 1 है, लेकिन बाकी डिवाइस का वैल्यू 1 या 0 कुछ भी हो सकता है। समझ में आया, 1 या 0 कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो वो ये याद रखना है, वैसे पहले वाला डिवाइस का 1 बाकी का 1 0, तो इसीलिए हमें एक जनरल डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, जिससे सबका काम हो जाए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पीआई का वैल्यू क्या हो सकता है, कैन बी 1 और 0। क्लियर, फर्स्ट डिवाइस में हमेशा 1, लेकिन बाकी में 1 और 0, मतलब ओवरऑल अगर बोलेंगे तो इसका वैल्यू इधर 1 होगा या फिर 0 होगा, दोनों में से एक। तो 1 और 0, तो इसीलिए स्लैश लगता हूं, तो मुझे नहीं पता कि क्या है, अभी हम चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। तो पहले पीआई का वैल्यू 1 या 0 होना चाहिए, ठीक। दूसरा चीज जो है, सपोज अनदर वाइटल पॉइंट इज आरएफ पॉइंट। आरएफ पॉइंट माने सच में क्या उस डिवाइस ने इंटरप्ट किया था शुरू में, क्योंकि किसी ने इंटरप्ट किया था, उसी के बाद तो ये प्रोसेस शुरू हुआ था। सीपीयू ने एक्नॉलेजमेंट भेजा, फिर एक एक करके चेक किया, फिर डेटा ट्रांसमिट हुआ। तो ये तो नहीं पता कि सच में इसने किया है या नहीं किया है या नहीं। तो उसके लिए
सपोज एज्यूम करते हैं कि ये डिवाइस ने इंटरप्ट किया था। इंटरप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एस का वैल्यू 1 देना पड़ेगा। अगर तुम एसआर फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल चेक करोगे, देन यू विल सी, अगर सेट एस का वैल्यू 1 है, अगर एस का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, अगर एस का वैल्यू 1 होता है तो क्यू का वैल्यू भी 1 होता है। यू कैन चेक दिस, तुम अपना उसमें चेक कर सकते हो। क्लियर? तो अगर सपोज एज्यूम करते हैं कि ये डिवाइस ने एक इंटरप्ट उसने एक्चुअली शुरू में दिया था, ठीक है, उसने एक इंटरप्ट दिया था, तो मैं थोड़ा इसको और बदल देता हूं। आई एम जस्ट नाउ मेकिंग इट 1 हियर। सपोज यहां से शुरू करते हैं, तो सपोज नीचे से शुरू करते हैं, फिर से करता हूं। सपोज ये डिवाइस ने इंटरप्ट दिया था, ऐसा और भी डिवाइस है, सपोज इसने सच में दिया था, ये कोई भी डिवाइस हो सकता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कोई भी हो सकता है। सपोज इसने डिवाइस दिया, इंटरप्ट दिया था, कैसे देना है? कोई प्रोसेस, उसका सेट का वैल्यू 1 कर देना है, तो ऑटोमेटिक इसका मतलब वो एक काम करना चाहता है, उसको एक सीपीयू का हेल्प चाहिए, तो क्यू का वैल्यू भी ऑटोमेटिक 1 होगा। ये एज पर द फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल के हिसाब से। तो आरएफ का वैल्यू क्या हो गया? अभी आरएफ पॉइंट का वैल्यू क्या है? इट इज 1, क्योंकि ये स्टार 1 से कनेक्टेड है, सो आरएफ का वैल्यू 1 हुआ, मतलब वो सच में इंटरप्ट करना चाहता है, ठीक ना? तो आरएफ का वैल्यू अगर 1 है, फिर उस आरएफ का लाइन एक नॉट गेट से कनेक्टेड है, तो वो 1 नॉट गेट से होते हुए क्या वैल्यू होगा? 0 हो जाएगा, है ना? 1 नॉट गेट से क्या आएगा? 0 होगा। और ये क्या लाइन है? आईएनटी लाइन। ये लाइन किसके तरफ जा रहा है? सीपीयू के तरफ जा रहा है। बड़ा वाला डायग्राम याद करो, सीपीयू में कौन सा, अगर सीपीयू में 0 आता है आईएनटी लाइन में, इसका मतलब कि इंटरप्ट हो गया है। तो कौन किया है वो सीपीयू को नहीं पता, बस आईएनटी लाइन का वैल्यू 0 होने का मतलब इंटरप्ट हो गया है। तो वो एक एग्जांपल में दिखा रहा हूं, सपोज इसी डिवाइस ने इंटरप्ट किया है, ऐसा आगे भी कुछ है, पीछे भी कुछ है, बाकी ने नहीं किया, ठीक है, सिर्फ इसी ने इंटरप्ट किया है। तो इंटरप्ट कैसे किया? बिकॉज उसका आरएफ का वैल्यू 1 है। आरएफ का वैल्यू क्यों 1 है? बिकॉज उसका एस का वैल्यू 1, क्योंकि वो इंटरप्ट करना चाहता है, इसीलिए उसका एस का वैल्यू 1 है, खुद से एस का वैल्यू 1 किया है। तो एस का वैल्यू 1 करने से ऑटोमेटिक आरएफ का वैल्यू 1 हुआ, आरएफ का वैल्यू 1 होने से ऑटोमेटिक आईएनटी का वैल्यू 0 हो गया। इससे पता सीपीयू को पता चला कि हाँ इंटरप्ट कर दिया है किसी ने, तो उसको हेल्प करना। तो सीपीयू सपोज एक एक्नॉलेजमेंट भेजा, सपोज क्योंकि यही फर्स्ट डिवाइस है, एज्यूम करते हो दिस इज द फर्स्ट डिवाइस, और सीपीयू का वैल्यू पीआई का वैल्यू में चला जाता है, स्टेज नंबर 2, तो पीआई का वैल्यू 1 है सपोज में। लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल में ए 1 नहीं होगा, 0 भी हो सकता है, आरएफ का वैल्यू भी 1 ना होकर 0 हो सकता है ना? दोनों का वैल्यू 0 1 हो सकता है, गारंटी नहीं है। सपोज इन दिस केस आरएफ वैल्यू भी 1, मतलब उसी ने इंटरप्ट किया है, और यही फर्स्ट डिवाइस है, सपोज दिस इज द फर्स्ट डिवाइस। सीपीयू का वैल्यू यहाँ पे 1 आ चुका है, सीपीयू का वैल्यू यहाँ पे 1 आ चुका है, तो पीआई का वैल्यू 1। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो पीआई का वैल्यू 1 है और आरएफ का वैल्यू 1 है, तो 1 into 1, ये एंड गेट में क्या होगा? 1 आएगा। सिंपल, अभी सिंपल कैलकुलेट करो, 1.1 1 आएगा, नीचे वाला में क्या आएगा? ये आरएफ का वैल्यू 1, ये नॉट गेट में 0 हो जाएगा, 1 वैल्यू यहाँ पे आके, ऊपर का लाइन से 1 आ रहा है, इस लाइन से 1 आ रहा है, ऊपर का लाइन में 1, नीचे का लाइन में 0, तो क्या होगा? 0 होगा। तो ये 0 कहाँ पे जा रहा है? पीओ का वैल्यू क्या हुआ? 0 हो गया। पीआई का वैल्यू क्या था? 1, पीओ का वैल्यू क्या हुआ? 0। सो दिस इज द स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में क्या हो गया? पीआई का वैल्यू जब 1 था, आरएफ का वैल्यू जब 1 था, दोनों जब 1 होता है, मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, अगर दोनों वैल्यू 1 1, इसका मतलब इसी ने सच में किया था, उस समय पीओ का वैल्यू क्या होगा? उस समय पीओ का वैल्यू 0 हो जाएगा। और क्या क्या होगा? ये जो इनेबल लाइन देखो, ऊपर का लाइन 1 से कनेक्टेड है, तो ये इनेबल लाइन भी इनेबल्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 नंबर पॉइंट। 4 नंबर काम क्या होगा? ये इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने का मतलब ये इस एरो से डायरेक्टली वेक्टर एड्रेस पे कनेक्टेड है। नाउ वेक्टर वीएडी मतलब वेक्टर एड्रेस। वेक्टर एड्रेस का मतलब है कि हर एक इंटरप्ट के लिए एक एड्रेस, थोड़ी देर मैंने पोलिंग में बोला था ना कि सपोज 0000 में कीबोर्ड का है, तो कीबोर्ड अगर आइडेंटिफाई हुआ तो कीबोर्ड नहीं किया, फिर वो दूसरा जगह जाम करता है जहां पे उसका
वाला जो प्रोग्राम ISR लिखा रहता है, इंटर सर्विस रूटीन, एक प्रोग्राम लिखा होता है रेडीमेड, ये मेमोरी का किसी ना किसी जगह में स्टोर्ड है ऑलरेडी। तो उसका सपोज लोकेशन है 1100, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, 1100 से 1111 इस तक, इसके बीच में जो प्रोग्राम है वो कीबोर्ड का ISR है। ऐसे अलग अलग जिसका अलग अलग लोकेशन के एड्रेस के अंदर में अपना अपना ISR लोडेड है। तो ये जो एड्रेस है ना, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ISR इज कॉल्ड वेक्टर एड्रेस। नाम से डरने का जरूरत नहीं है। तो वेक्टर एड्रेस मतलब द स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन, बस। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर डिवाइस का जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है वो दूसरा एक जगह में स्टोर्ड है प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम में जंप करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली द अदर जॉब्स विल बी टेकिंग प्लेस। ठीक है, और ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है इन सच केस कि इंस्टेड ऑफ ISR इन दिस केस क्या हो सकता है कि वेक्टर एड्रेस ये भी हो सकता है जिस लोकेशन से वो डेटा CPU में ट्रांसमिट करना चाहता है। बोथ द सिचुएशन कैन बी करेक्ट, क्योंकि ये सिचुएशन में हम पढ़ रहे हैं कि CPU के साथ ट्रांसमिशन आयोग का, तो इसका मतलब हम एज्यूम, तो हम इस केस में समझ लेते हैं नॉर्मली वेक्टर एड्रेस मतलब वही होता है जो मैंने समझा दिया है, ISR का स्टार्टिंग एड्रेस। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हमारा CPU के साथ IO डिवाइस का डेटा कनेक्शन हो रहा है। तो एज्यूम करते हैं कि दिस इज द डेटा, माने जिस मेमोरी का जिस पार्ट का डेटा मुझे ट्रांसफर करना है CPU का, उस डेटा का फर्स्ट एड्रेस, सपोज मुझे 4 बाइट डेटा ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरा जगह, तो वो स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ द वो बाइट, सपोज जैसे तुम्हारा पेन ड्राइव में तुम्हारा फोल्डर से कंप्यूटर का फोल्डर से एक फाइल तुम पेन ड्राइव में कॉपी कर रहे हो, राइट कर रहे हो, डोंट से कॉपी, इट्स राइटिंग, यू आर राइटिंग फ्रॉम लैपटॉप टू योर पेन ड्राइव सम फाइल। तो वो फाइल तो कहाँ ना कहाँ पे रहेगा ना, इट इज मेनली इन द हार्ड डिस्क और इट कैन बी इन रैम आल्सो, किसी भी जगह हो सकता है। सो इट इज इन हार्ड डिस्क और इन रैम, उसका एक लोकेशन तो होगा ना, उस फाइल का स्टार्टिंग लोकेशन, एक एंडिंग लोकेशन होगा ना, तो उस लोकेशन को हम बोलते हैं वेक्टर एड्रेस भी बोल सकते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट we can call that starting location of the data is the vector address। तो जिस वो एड्रेस को हम CPU में भेज देंगे और CPU उसके बाद ऑटोमेटिकली उस एड्रेस से डेटा कलेक्ट कर लेगा। Getting my point? This is the situation. This is the vector addressing। इससे बहुत डरने का बात नहीं है, सिंपल एक एड्रेस है कि जिस एड्रेस से डेटा ट्रांसमिशन होगा, बस वैसा करके एज्यूम कर लो कि जिस एड्रेस से डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट होगा उसी एड्रेस को, स्टार्टिंग एड्रेस को वेक्टर एड्रेस बोलते हैं। तो हो गया। तो जब ये 4 नंबर काम हो रहा है, वो देखो एक डिले सर्किट में आया है, देखो इनेबल का लाइन एक डिले सर्किट में गया है। तो डिले सर्किट का काम क्या है, इसका काम है कुछ डिले बनाना, सिस्टम में कुछ क्लॉक सिग्नल एक्स्ट्रा बनाना, सो दैट इस कॉपी पेस्टिंग, कॉपी का जो काम है, लोडिंग का जो काम है, डेटा कॉपी ट्रांसफर का जो काम है वो ठीक ठाक खत्म हो जाए। समझ में आया? गेटिंग माय पॉइंट? ठीक ठाक ये खत्म हो जाए कि जब तक ये डेटा ट्रांसफर खत्म नहीं होगा तब तक इनेबल का लाइन का वैल्यू 1 रहेगा। ओके, जब तक इनेबल का लाइन का वैल्यू 1 है तब तक डेटा ट्रांसमिशन होता रहेगा। जब डेटा ट्रांसमिशन खत्म हो गया ऑटोमेटिकली ये एस का वैल्यू 0 हो जाएगा, आर का वैल्यू 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो दिस थिंग विल हैपन, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल चेंज। सो दिस इज वन सिचुएशन। मैं और एक सिचुएशन दिखाता हूं। Suppose this is the first device, लेकिन इसने इंटरप्ट किया नहीं है। मैंने पहले बार डिस्कस किया कि इंटरप्ट भी किया है और फर्स्ट डिवाइस है। अभी मैं बोल रहा हूं कि ये फर्स्ट डिवाइस है लेकिन इंटरप्ट नहीं किया, तो क्या होगा? अगर वो इंटरप्ट नहीं किया इसका मतलब क्या है? इसका वैल्यू 0 है। फर्स्ट काम क्या होगा? 1 नंबर से शुरू करो। तो शुरू में वो बोलेगा मुझे इंटरप्ट नहीं करना है, तो वो उसका वैल्यू 0 रखेगा। तो 0 रखने का मतलब क्या है? आरएफ का वैल्यू अभी 0 हो जाएगा क्योंकि उसे इंटरप्ट करना ही नहीं है। तो आरएफ का वैल्यू 0 का मतलब आईएनटी वैल्यू अभी क्या होगा? 1 होगा। लेकिन याद रखना है, तो ये काम तो तुम पूछ सकते हो अगर आईएनटी वैल्यू 1 है तो ये पार्ट काम कैसे कर रहा है? आईएनटी वैल्यू 0 होने से ही काम कर सकता है। बोला हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि आईएनटी वैल्यू में क्या खाली एक ही डिवाइस का लाइन कनेक्टेड है? नहीं ना। आईएनटी ये जो लाइन है इसमें तो और भी तो डिवाइस का कनेक्शन है। तो एक में 1 आया, सपोज दिस इज द, इसमें 0 आ रहा है, सॉरी इसमें 1 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, इसमें 1,
किसी ना किसी में तो जीरो आएगा ना। कोई एक अगर इसमें जीरो डालेगा तो इस लाइन का वैल्यू जीरो बन जाएगा। तो 1000 लोग 1 करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एनीबॉडी इज जीरो इन दिस लाइन तो दिस लाइन विल बी जीरो। इस तरीके से होता है। इस लाइन में एक छोटा सा एक इन्वर्टेड नॉट का भी एंड का भी एक सर्किट लगा होता है, ठीक है। अगर एक वैल्यू जीरो हो जाता है तो इस लाइन का वैल्यू जीरो है। तो मैं एक ही पार्ट का दिखा रहा हूँ छोटा सा। तो सपोज इस डिवाइस ने नहीं किया इंटरप्ट, तो उसका एंटी वैल्यू 1 होगा। लेकिन और भी तो आगे पीछे डिवाइस हो सकता है ना, पीछे और भी डिवाइस है, हो सकता है किसी और ने इंटरप्ट किया हो, है ना, किसी और ने जीरो दिया होगा, क्योंकि ये लाइन तो सेम है। दिस IMT लाइन इज कॉमन फॉर ऑल अदर डिवाइसेस। किसी ने जीरो दिया है, बाकी ने ऑल 1 दिया है, एक जीरो आने से लाइन जीरो हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज आउट ऑफ व्हाट डिस्कशन। तो अगर सपोज ये फर्स्ट डिवाइस है और उसने इंटरप्ट नहीं दिया तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी ने जीरो दिया था, इसीलिए प्रोसेस स्टार्ट हुआ है ना। इसीलिए उसके पास पीआई का वैल्यू 1 आया। पीआई का वैल्यू 1 कैसे आया? क्योंकि सीपीयू ने उसको सिग्नल दिया था। तो समझ में आया ना? तो किसी ने इसका मतलब किसी ने इंटरप्ट किया होगा, इसीलिए उसके पास सिग्नल आया है। तभी अभी चेक करते क्या होगा। सपोज इसका वैल्यू 1 है लेकिन इसने इंटरप्ट नहीं दिया, यही सिचुएशन है ना। तो चेक करते हैं ऊपर कैंडिडेट में क्या होगा, 1 और आरएफ का वैल्यू 0, तो 1 and 0 इट विल बी 0। नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, ये 0 बदल के यहाँ पे 1 हो जाएगा। एंड गेट नॉट गेट में 0 बदल के 1 होगा। तो और पीआई का वैल्यू 1 है, नॉट गेट का वैल्यू है 1, तो 1 1 इट विल बी 1 एंड पीआई का, ठीक है, इट विल बी 1 लाइक दैट। पीआई का वैल्यू हो जाएगा, पीओ का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो पीओ का वैल्यू 1 होने का मतलब है, पीओ का वैल्यू 1 होने का मतलब है कि इस डिवाइस में प्रायोरिटी इंटरप्ट वैल्यू 1 है, लेकिन इसने एक्चुअली इसने इंटरप्ट किया ही नहीं। लेकिन सीपीयू ने उसको बोला कि भाई तुम पहले ट्राई करो, लेकिन एक्चुअली उसने इंटरप्ट किया ही नहीं, है ना। अगर वो इंटरप्ट नहीं करेगा तो उसका पीओ का वैल्यू 1 हो जाएगा और एनेबल का वैल्यू 0। एनेबल का वैल्यू 0 मतलब वो यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं डालेगा। समझ में आया ना? मतलब वो कोई एड्रेस पुट ही नहीं करेगा यहाँ पे। तो एड्रेस पुट नहीं करेगा तो डेटा ट्रांसमिशन होगा कैसे? नहीं होगा। तो क्या है, प्रोसेस खत्म हो जाएगा? नहीं, दिस प्रोसेस विल नॉट स्टॉप, क्योंकि ये तो डॉट 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 ये ऐसा ब्लॉक और भी पीछे है, और भी बहुत सारा ब्लॉक ऐसा सेम ब्लॉक हम लोगों को बनाना पड़ेगा। एक ही ब्लॉक 4-5 बार ड्राइंग करना है, 4 अलग अलग आईओ डिवाइस के लिए, है ना। तो मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके का सिचुएशन में पीओ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या यहाँ पे पीओ लाइन खत्म होगा? नहीं। ये देखो तो मेन डायग्राम में पीओ का वैल्यू 1 या 0 कुछ भी हो सकता है। वो तो हम शुरू में ही बोला था, पीआई का वैल्यू भी 1 या 0 हो सकता है। एज सपोज दिस पीओ का वैल्यू इज 1, अरे वैल्यू 0 था इसीलिए पीआई वैल्यू 1, तो ये पीओ का वैल्यू विल प्रोपागेट टू नेक्स्ट डिवाइस। तो नेक्स्ट डिवाइस का पीआई का वैल्यू क्या होगा? इट विल बी 1। समझ में आया? क्योंकि ये पीओ ऑफ फर्स्ट डिवाइस, पीआई ऑफ सेकेंड डिवाइस कनेक्टेड बाय सिंगल वायर। तो जैसे ये एग्जांपल में अगर पीओ का वैल्यू 1 होगा, वो तो उसी तार से फ्लो होते हुए नेक्स्ट डिवाइस में पहुंच जाएगा, क्योंकि इसने तो किया ही नहीं है, तो इसके ऊपर टाइम बर्बाद नहीं करना है, नेक्स्ट में जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट में अभी पीआई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। देखा कैसे हुआ? क्योंकि पिछले वाला पीओ का वैल्यू 1 था, तो वो 1 यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द डेजी चेनिंग सिचुएशन, एक से दूसरा में ट्रांसमिट होता रहता है, ठीक है। तो देयर इज अ स्मॉल ट्रुथ टेबल हियर अवेलेबल, जस्ट आई एम राइटिंग दैट ट्रुथ टेबल, इट इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। छोटा सा ट्रुथ टेबल है। सपोज 2 चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, एक पीआई वैल्यू और एक आरएफ वैल्यू, और आउटपुट क्या आएगा? पीआई इज योर इनपुट, आरएफ इज योर इनपुट। आउटपुट क्या है? पीओ इज योर आउटपुट, एनाबेल इज योर आउटपुट। एनाबेल को ई लिख रहा हूँ शॉर्ट में है। तो मैंने क्या बोला, तो तुम अभी जो मैंने बोला था उसी को तुम कैलकुलेट करके देखो, यही आएगा। सपोज पीओ 0, पीआई 0, आरएफ 0, तो क्या होगा चेक करते हैं। पीआई का वैल्यू 0, आरएफ का वैल्यू 0, तो क्या होगा? पीआई का वैल्यू अगर 0 होगा तो 0 इंटू डॉट ऊपर में 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, 0 बदल के 1 होगा, यहाँ पे 1 इंटू 0 0 होगा, तो पीओ का वैल्यू होगा 0। सिंपल कैलकुलेट करो। और ई का वैल्यू, इनाबेल के साथ वैल्यू क्या है? 0, तो 0 रहेगा। तो पीआई अगर 0 है, आरएफ अगर 0 है, इसका मतलब कुछ काम नहीं होगा, बेकार है।
माने इट विल रिलीज द डेटा बस, उसको काम नहीं करना है। अगर पीआई वैल्यू 0 आरएफ वैल्यू 1, मतलब वो इंटरेस्टेड है। फर्स्ट सिचुएशन में क्या था कि उसका पीआई वैल्यू भी इंटरप्ट वैल्यू भी 0 है और वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। फर्स्ट सिचुएशन आरएफ 0 मतलब नॉट इंटरेस्टेड। सेकेंड में बोल रहा हूं कि आरएफ 1 है, आरएफ 1 है मतलब ही इज इंटरेस्टेड बट उसका पीआई वैल्यू 0 है। तुम पूछ सकते ऐसा कब हो सकता है? हाँ, ऐसा तब हो सकता है अगर कोई हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी डिवाइस ने एक साथ प्रायोरिटी इंटरप्ट किया है तो। ऊपर का डायग्राम में दिखाता हूं, क्या दोनों एक साथ इंटरप्ट कर सकता है? हाँ, क्यों नहीं कर सकता है? जैसे सपोज इन दिस केस, सपोज इसका आरएफ वैल्यू है सपोज 0, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है। सेकेंड वाला जो है इसका भी आरएफ वैल्यू 1, ऐसा थर्ड वाला के भी आरएफ वैल्यू 1 हो सकता है ना। आरएफ वैल्यू 1 का मतलब क्या? अल्टीमेटली आईएनटी वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक नॉट गेट लगा हुआ है, दिखाया नहीं है, नीचे का डायग्राम में है ना। तो आरएफ वैल्यू 1 का मतलब है कि ये सेकेंड डिवाइस इज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू इंटरप्ट, थर्ड डिवाइस इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, और दोनों एक ही साथ 1-1 कर दिया है। मतलब दोनों को एक ही साथ सीपीयू को चाहिए डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। तो सीपीयू पर गया मुश्किल में, वो बोलता है कि भाई मैं एक साथ तो दो जन को नहीं दे सकता सर्विस एट ए टाइम 1। तो वो क्या करता है, पहले डिवाइस को वो 1 भेजता है। पहले डिवाइस बोले भाई मैंने तो नहीं किया, वो सेकंड को भेज देता है सिग्नल। सेकंड डिवाइस बोलता है हाँ मैंने किया है, क्योंकि आरएफ वैल्यू इज 1 और सेकंड डिवाइस का भी पीआई वैल्यू उस समय 1 होगा। तो सेकंड डिवाइस जब तक काम खत्म नहीं करेगा तब तक थर्ड डिवाइस वेट करेगा। ओके, जब सेकंड डिवाइस खत्म करके छोड़ देगा डेटा बस को, उसके बाद थर्ड डिवाइस डेटा ट्रांसमिट करेगा। समझ में आया? दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रायोरिटी। कि एट ए टाइम अगर तुम 2-3 लोग एक बार में अप्लाई करेगा, उसको चाहिए इसको चाहिए डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, किसके हिसाब से होगा? प्रायोरिटी के हिसाब से। जो ज्यादा प्रायोरिटी है वो पहले ट्रांसमिट करेगा, उसके बाद खत्म होने के बाद सेकंड प्रायोरिटी आएगा। ओके, यही है प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट। तो ये सेकंड वाला जो सिचुएशन है ऐसा ही है, ठीक है। 0-1 का मतलब है कि ये इसका इंटरेस्ट है लेकिन उसको अभी प्रायोरिटी नहीं मिला, क्योंकि इसका मतलब उससे पहले कोई बड़ा मोर प्रायोरिटी वाला कोई डिवाइस है, वो जब तक खत्म नहीं करेगा तब तक इसका काम नहीं होगा। तो व्हाट विल हैपन अगेन? इट हैज टू वेट। कैसे करेंगे? तो इसका वैल्यू क्या है? पीआई का वैल्यू 0, आरएफ का वैल्यू है 1। तो देखो ना, 0 होने से ऑटोमेटिकली इनेबल का लाइन 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? पीओ का वैल्यू क्या होगा? 0 ही होगा। ऊपर से देखो 0 आ रहा है, 0 into समथिंग इज ऑलवेज 0। पीओ का वैल्यू भी 0 ही है, ठीक है। पीओ का वैल्यू भी 0 है। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, और क्या क्या हो सकता है कि पीआई का वैल्यू 1 है, मतलब उसका प्रायोरिटी हायर दिया हुआ है लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे फर्स्ट डिवाइस का, ही हैज हायर प्रायोरिटी लेकिन उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो क्या होगा? तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1 है तो 1 into 0 अल्टीमेटली उसका इनेबल लाइन भी 0 हो जाएगा। बट इन दिस केस पीओ का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये ऊपर से 1 आया, यहाँ पे नीचे पे 0 था, 0 आके 1, तो 1 into 1 इट विल बी 1। तो पीओ का वैल्यू 1। पीओ का वैल्यू 1 मतलब वो बोल रहा है, वो दूसरा डिवाइस को, सेकेंड नेक्स्ट डिवाइस को बोल रहा है कि भाई मैंने छोड़ दिया, मैं तुमसे बड़ा हूं क्योंकि मेरा पीआई वैल्यू 1 है, लेकिन 0, अरे 0 मतलब मैं अभी इंटरप्ट करना नहीं चाहता, तो भाई तुम देख लो। तो पीओ वैल्यू का 0 का मतलब है दिस डिवाइस इज पासिंग द सिग्नल टू द नेक्स्ट डिवाइस, और उसको बोल रहा है कि भाई तुम करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यू टेक कंट्रोल। लास्ट क्या हो सकता है? दोनों ही 1-1, इसका प्रायोरिटी भी ऊपर है और एक इंटरप्ट भी करना चाहता है, तब क्या होगा? सब कुछ देखो तो 1-1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका इनेबल लाइन 1 होगा। बट व्हाट विल हैपन? दिस 1 लाइन यहाँ पे आएगा, 1 बदल के यहाँ पे 0 होगा, कैन गेट डॉट गेट से, तो यहाँ पे अल्टीमेटली 0 आएगा और पीओ का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो रिमेंबर दिस इज द मोस्ट वाइटल सिचुएशन, जब किसी का पीआई वैल्यू 1 होता है और जब किसी का पीओ वैल्यू 0 होता है, तो एट ए टाइम एक साथ होगा ना। किसी का पीआई 1 और पीओ 0, अगर ऐसा हुआ इसका मतलब वो डिवाइस इंटरप्ट करेगा, वही, उसी को अभी एक्सेस ग्रांट हुआ है, वही अभी काम करेगा, बाकी चुपचाप बैठे रहेंगे। क्लियर? इन एनी अदर सिचुएशन अदर्स हैव टू वेट,
अदर्स हैव टू वेट, किसी का भी कोई भी कंडीशन हो, अदर्स हैव टू वेट, पहले कौन करेगा? जिसका पीआई वैल्यू 1 पीओ वैल्यू 0। पीओ वैल्यू 0 क्यों हुआ? क्योंकि उसका आरएफ वैल्यू 1 था। जो शुरू में बोला था कि पीआई आरएफ दोनों 1 1 होने से वो काम करता है। इसका मतलब किसी का अगर पीआई वैल्यू 1 है और आरएफ वैल्यू 0, उसका पीओ वैल्यू 0, उसका मतलब वो अभी उस तार को पकड़ के बैठा है। ठीक है, तो पीआई 1 पीओ 0 वही काम करेगा, वही है हीरो। तो यहाँ पे सिचुएशन बोल देता हूं, अगर इसका पीआई 1 और पीओ 0 है तो ये ही डेटा ट्रांसमिट करेगा। तो 0 का मतलब क्या है? पीओ 0 का मतलब क्या है? ये 0 लाइन नेक्स्ट में पहुंच रहा है ना, ये तो तार से कनेक्टेड है ऑटोमेटिकली। ऐसा मत सोचो कि ये 0 जिंदगी में वेट करेगा फ्लो होने के लिए ना, दिस कनेक्टेड बाय वायर। तो जब पीओ का वैल्यू 0 हो जाएगा, नेक्स्ट का ऑटोमेटिकली पीआई का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि दे आर कनेक्टेड बाय सिंगल वायर। इसका वैल्यू 1 मतलब यहाँ पे 1, इसका वैल्यू 0 मतलब यहाँ पे 0 है ना, एक ही तरफ से कनेक्टेड है। तो समझ में आया? तो और एक बात, मजा का बात क्या है? मजा का बात यह है, अगर कोई भी डिवाइस का पीआई वैल्यू 0 है तो वो काम नहीं करेगा, उसको हमको वेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है डायग्राम में? जैसे सेकंड डिवाइस का पीओ वैल्यू 0 हो गया, पीआई वैल्यू 0, किसी का भी पीआई वैल्यू 0, देखो किसी का भी पीआई वैल्यू 0 होने से वो उसका पीओ वैल्यू हमेशा 0 होता है। ये एज पर द ट्रुथ टेबल बोल रहा हूं मैं, अपना दिमाग से नहीं बना रहा हूं। मैं बोल रहा हूं अगर पीआई का वैल्यू 0 हमेशा, तो इफ पीआई इज इक्वल्स टू 0, इफ पीआई इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब पीओ इज इक्वल्स टू 0। ये फिक्स्ड रूल है। ठीक है, पीआई का वैल्यू अगर 0 होता है, पीओ का वैल्यू हमेशा 0 होगा। ठीक है, एज पर द ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे देखो, तो मजेदार बात मैं दिखा देता हूं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रुथ टेबल। सपोज फर्स्ट डिवाइस ने इंटरप्ट किया था और इसी का है प्रायोरिटी है, तो उसका पीआई भी 1 है, आरएफ भी 1 है, तो उसका पीओ का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, है ना, एज पर द ट्रुथ टेबल। लास्ट वैल्यू उसका पीओ का वैल्यू 0, इसका पीओ का वैल्यू 0, तो नेक्स्ट का पीआई का वैल्यू क्या होगा? 0, क्योंकि सेम तार से कनेक्टेड है। और हमने अभी लिखा है किसी का पीआई अगर 0 है उसका पीओ भी 0 होगा। तो नेक्स्ट डिवाइस का पीआई वैल्यू 0, इसका पीओ वैल्यू 0, तो फिर ये इसका 0 इस पे चला जाएगा 0। फिर थर्ड डिवाइस देखेगा उसका पीआई वैल्यू क्या है? 0। पीआई अगर 0 है, पीओ 0। तो समझ में आ रहा है? दिस इज अ डेज़ी चेनिंग। इस तरीके से पहला डिवाइस बाकी सबको इन्फॉर्म कर दिया कि अभी मैं कर रहा हूं, तुम लोग चुपचाप बैठे रहो। ठीक है, दिस इज द वे इट हैपेंस, दिस इज कॉल्ड डेज़ी चेनिंग। अच्छे से समझा दिया होगा मैंने। तो फिर से बोलता हूं, पहले वाला का पीआई वैल्यू 1 और आरएफ 1, मतलब ये प्रायोरिटी भी हाई है, इंटरप्ट भी करना चाहता है। अगर ऐसा सिचुएशन, जस्ट एग्जांपल, ये किसी के लिए भी हो सकता है, तो उसका वो पीओ का वैल्यू 0 कर देगा। तो पीओ का वैल्यू 0 ऑटोमेटिक दूसरा डिवाइस का पीआई में घुसेगा, तो पीआई दूसरा डिवाइस का पीआई 0 हो जाएगा। तो हमको पता है कि पीआई 0 मतलब पीओ भी 0, तो दूसरा डिवाइस का पीओ भी 0 हो जाएगा। फिर वो थर्ड में जाएगा, फिर थर्ड का पीआई 0 होगा, फिर थर्ड का पीओ भी ऑटोमेटिक 0 होगा। तो ऐसे 0 का पूरा एक चेन फ्लो होता रहेगा सबके पास में। इससे ये हो जाएगा, सब अभी वेट करेगा जब तक हायर प्रायोरिटी खत्म नहीं करता है। ओके, हायर प्रायोरिटी खत्म नहीं करता है। सो अगर फास्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट नहीं करना चाहता है तो क्या होगा सिचुएशन? दिस इज हायर प्रायोरिटी, एक नंबर डिवाइस का प्रायोरिटी हाई है, वो करना नहीं चाहता, सेकंड करना चाहता है। तो इसका मतलब सेकंड का आरएफ वैल्यू 1 है, और दूसरा किसी का भी आरएफ वैल्यू 1 हो सकता है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। जब हायर प्रायोरिटी पहले करेगा, तो इसका पीआई का वैल्यू 1 था, आरएफ का वैल्यू 0 था, सेकंड का पीआई का वैल्यू क्या होगा? 1 हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि उसका प्रायोरिटी 1 है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं तुमसे बड़ा हूं, दादा हूं तुम्हारा, लेकिन मैं करना नहीं चाहता अभी इंतजार, भाई तुम ले लो मेरा पावर। तो उसका पावर क्या है? प्रायोरिटी का पावर है 1, तो उसको हैंड ओवर कर देता है कि भाई तुमको अभी 1 कर दिया, एंड यू आर द बॉस नाउ, रेस्ट ऑफ दी भाइयों में तुम सबसे बड़ा हो। सेकेंड डिवाइस बोलेगा हाँ मेरा पीआई भी 1 है और मैं करना भी चाहता हूं, तो वो पीओ का वैल्यू क्या कर देगा? 0 कर देगा, करके वो नेक्स्ट 3 नंबर भाई को भेज देगा। 3 नंबर भाई कहेगा अरे मेरा पीआई वैल्यू 0 है, इसका मतलब मेरा दादा कोई काम कर रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है, आई हैव टू क्वाइट। थर्ड डिवाइस ऑटोमेटिकली इसका पीओ 0 कर देता है। फिर उसका फोर्थ डिवाइस को बोलता है भाई मेरा दादा काम कर रहा है, तुम चुपचाप बैठो। तो ऐसे करके 0 का एक श्रृंखला चलता रहता है। कब तक? ये इसका मतलब ये इन्फॉर्म कर देता है। तो जिसके पास प्रायोरिटी का है, हिसाब से जिसके पास डंडा है, वो सबको बोलता है कि मैं सबको ठंडा कर रहा हूं, अभी तुम चुपचाप रहो बाकी सब लोग।
बाकी लोग उस चेन में बाकी लोग कुछ नहीं करता है। जब ये हायर प्रायोरिटी बड़ा वाला दादा जब काम खत्म करता है, उसके बाद अगर थर्ड फोर्थ छोटा भाई जो भी जिसका करना है करेगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेजी चेनिंग। दिस इज द सीरियल प्रोसेस, है ना, एक से जगह डेटा एक से दूसरा में सीरियली ट्रांसमिट होता रहता है। ओके, दिस इज द सीरियल प्रोसेस एंड दिस इज द डेजी चेनिंग। तो मोटा मोटी 1 घंटा से ज्यादा डिस्कस किया हम लोगों ने डेजी चेनिंग के ऊपर। इतना ही होता है डेजी चेनिंग, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। हमेशा बड़ा से छोटा में जाएगा क्योंकि प्रायोरिटी बेसिस में जाता है। इंटरनेट भी है बट प्रायोरिटी भी है। आई एम नॉट टीचिंग यू द पैरेलल इंटरनेट, दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर बाद में इंटरेस्ट होगा तो मुझे पूछ देना, मैं कर दूंगा। दैट इज वेरी सिंपल, बट वी विल मूव टू द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, डीएमए। डीएमए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब चीज। सो डेजी चेनिंग के बाद विल स्टार्ट द डीएमए। बीच में एक चीज मैंने स्किप करके गया, पैरेलल इंटरनेट वाला जो पार्ट था वो मैंने स्किप किया है। ओके, सो नाउ डीएमए बंद क्यों हो गया? डीएमए में थोड़ा सा डिस्कस करना है। डीएमए इज वेरी इजी, नाम से डरो मत, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। मैं बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा डायग्राम करके, दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। तो डायरेक्ट मेमोरी का एक्सेस है। अभी तक हमने जितना भी टेक्निक देखा है, जितना भी 3-4 टेक्निक देखा है, हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि सभी जगह में अभी तक क्या हुआ, ध्यान से समझो। अभी तक सभी जगह में क्या हो रहा था? आईओ डिवाइस डेटा किसको ट्रांसफर कर रहा था? सीपीयू को, है ना। जितना भी डायग्राम है तुम देखो, हर एक डायग्राम में सीपीयू, एक ब्लॉक डायग्राम में सीपीयू बोल के एक चीज है हमेशा। तो सीपीयू के साथ आईओ डिवाइस का डेटा ट्रांसमिट हो रहा था अभी तक, डेजी चेनिंग तक, है ना। एक तरफ था आईओ डिवाइस, अभी तक क्या हो रहा था? एक तरफ था आईओ डिवाइस बहुत सारा और एक तरफ था सीपीयू। तो आईओ के साथ सीपीयू का डेटा ट्रांसमिट हो रहा था। आईओ से सीपीयू या सीपीयू से आईओ, कुछ भी हो सकता है। तो आईओ से डेटा सीपीयू की तरफ ट्रांसमिट हो रहा था, या सीपीयू से भी हो सकता है। दैट इज बोथ वे पॉसिबल, बोथ वे पॉसिबल। ओके, ये मत समझने के लिए आईओ से जा रहा है ना, वो तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में तो उल्टा भी होगा ना। जैसे हमारा साउंड बॉक्स है ना, प्रिंटर, सेम प्रोसेस होता है, एवरीथिंग इज सेम। डेटा बस का जो तार है दैट इज बाई डायरेक्शनल होना है, बस, बाकी सब कुछ सेम। सो इट मींस अभी तक जो हो रहा था उसमें आईओ डिवाइस के साथ सीपीयू का डेटा ट्रांसमिट हो रहा था। लेकिन अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा मकसद यह है कि आईओ डिवाइस का डेटा को अल्टीमेटली मुझे मेमोरी में भेजना पड़ेगा, पहले मेन मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी, है ना। डेटा को मैं सीपीयू डेटा रख के क्या करेगा? सीपीयू के पास तो उतना मेमोरी नहीं है, सीपीयू के पास कुछ रजिस्टर है, रजिस्टर बैंक अवेलेबल है, तो उसमें कुछ थोड़ा सा बाइट ही वो स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर जीबी कुछ डेटा है, जीबी टेराबाइट डेटा, वो सीपीयू कैसे स्टोर करेगा? सीपीयू के पास उतना पावर नहीं है स्टोर करने का। तो यू हैव टू स्टोर इनसाइड द मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क या प्राइमरी मेमोरी में कर सकते हो। डोंट कॉल प्राइमरी, आई कॉल इट मेन मेमोरी, ठीक है। तो मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में कर सकते हैं, यही मकसद था। लेकिन अभी तक जो हमने देखा, सिर्फ हमारा कितना पार्ट का काम हो रहा था, आईओ के साथ सीपीयू का डेटा ट्रांसमिट हो रहा था। लेकिन कभी भी आईओ डिवाइस मेमोरी में डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहा था। मेमोरी में डेटा ट्रांसमिट कौन कर रहा था? पहले आईओ से डेटा सीपीयू में जा रहा था, सीपीयू से डेटा मेमोरी में जा रहा था। वो पार्ट हम लोगों ने देखा नहीं, बिकॉज दैट इज सीपीयू, उसका पार्ट सीपीयू वो उसको ट्रांसमिट करेगा। या फिर अगर मेमोरी से कोई डेटा सीपीयू में आएगा, वो सीपीयू से डेटा वो आउटपुट डिवाइस में भेज सकता है। तो बोथ हो, इट इज पॉसिबल। अभी तक हमने जो देखा वो देखा, पोलिंग बोलो, डेजी चेनिंग बोलो, प्रोग्राम्ड आईओ इंटरप्ट बोलो, जितना भी टेक्निक हमने देखा है, सब में हमने क्या देखा अभी तक? अभी तक हमने ये देखा कि आईओ से सीपीयू के बीच में डेटा ट्रांसमिट हो रहा था, आइदर आईओ टू सीपीयू या फिर सीपीयू टू आईओ, बोथ इज पॉसिबल, बोथ वे इट इज पॉसिबल। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? माय ऑब्जेक्टिव इज टू फाइनली ट्रांसमिट माय डेटा टू द मेन मेमोरी और टू द सेकेंडरी मेमोरी। अभी तक का टेक्निक में वैसा पॉसिबल नहीं था। इससे सिस्टम क्या हो रहा था? सिस्टम वाज गोइंग स्लो, बिकॉज आईओ से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सीपीयू में उतना जगह नहीं है, थोड़ा जगह ही है, थोड़ा कुछ रजिस्टर है, 10, 20, 50 रजिस्टर अगर है तो 50 बाइट का डेटा स्टोर होगा मैक्सिमम। तो उतना डेटा एक ही बार में जाएगा, फिर सीपीयू उतना डेटा को मेन मेमोरी में स्टोर करेगा, फिर आईओ सीपीयू में डेटा भेजेगा, फिर सीपीयू मेन मेमोरी में भेजेगा, फिर आईओ सीपीयू में भेजेगा,
फिर सीपीयू मेन मेमोरी में भेजेगा, फिर आईओ सीपीयू में भेजेगा, फिर बार बार ये जो कर रहा है ना, इस प्रोसेस से बहुत टाइम डिले होता है, क्योंकि मेमोरी एक्सेस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हमको पता है मेमोरी को एक्सेस करने में समय लगता है ना, वी नो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो आईओ से सीपीयू तक डेटा ट्रांसमिशन डिफरेंट टेक्निक से हम कैसे करेंगे, आईओ इंटरप्ट क्या होगा, सब तरीके से देखा। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि इज इट पॉसिबल दैट अगर हम सीपीयू को बीच में से हटा दें तो क्या होगा। अभी तक क्या होता है, आईओ से सीपीयू में जा रहा था, सीपीयू से मेमोरी, या फिर मेमोरी से सीपीयू, सीपीयू से आईओ, मतलब सीपीयू बीच में दलाल का काम कर रहा था। दलाल होता है ना, दलाली करता है, जो पैसा खाता है, पैसा देके काम कराता है। जैसे कोई रेंट खरीद ढूंढने जाओगे तो पैसा देना पड़ेगा उस एरिया का दलाल को, और दलाल तुमको घर ढूंढ के देगा, तुमको 1 महीने का उसका रेंट उसको देना पड़ेगा। तो अगर ऐसा होता कि मुझे दलाल का थ्रू नहीं चाहिए, मैं डायरेक्टली अगर मेमोरी को एक्सेस कर पाता, तो गेटिंग माय पॉइंट, कि आईओ अभी क्या करना चाहता है कि भाई मैं सीपीयू के थ्रू जाऊंगा तो फालतू का टाइम बर्बाद हो रहा है, सीपीयू का भी सिस्टम का भी। एक काम करते हैं, सीपीयू को हटाओ, हटा 70 घटा, सीपीयू को हटाओ बीच में से, हम और तुम मियां बीबी राजी, क्या करेगा कच्ची, सीपीयू को हटाओ। आईओ डायरेक्टली अभी मेन मेमोरी के साथ या सेकेंडरी मेमोरी जो भी है, इनिशियली मेन मेमोरी के साथ वो बात करना चाहता है, मतलब डेटा ट्रांसफर होगा डायरेक्टली आईओ से मेन मेमोरी या मेन मेमोरी से आईओ, सीपीयू बीच में रहेगा ही नहीं। ऐसा होने से काम और फास्ट हो जाएगा, है या नहीं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। समझ में आया। अभी इस टेक्निक में मैं थोड़ा सा बोल दूंगा डिटेल में क्या होता है। तो आईओ क्या करेगा इस टेक्निक में, विदाउट सीपीयू इंटरवेंशन इट विल नॉट डायरेक्टली ट्रांसफर द डेटा टू द मेन मेमोरी। कोई टेंशन नहीं है, कोई देखने का नहीं है, हम तुम राजी, बस खत्म। तो आईओ एंड मेन मेमोरी के बीच में अभी डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, एंड दिस इज कॉल्ड डीएमए। और आज का जमाने में जितना कंप्यूटर है सभी में डीएमए फैसिलिटी है, सब कंप्यूटर में, सभी लैपटॉप में, सब जगह में डीएमए। समझ में आया। मतलब इसीलिए आज का जमाने का कंप्यूटर इतना फास्ट काम करता है, क्योंकि जब तुम्हारा नहीं तो क्या होता पता है, सपोज तुम एक पेन ड्राइव लगाया, पेन ड्राइव से डेटा तुम ट्रांसफर कर रहे हो, इधर पेन ड्राइव से कंप्यूटर, कंप्यूटर से पेन ड्राइव, किसी एक तरफ जब कर रहे हो। अगर आज का जमाने का कंप्यूटर नहीं होता, अगर 25 साल 20 साल पहले का कंप्यूटर होता तो कंप्यूटर हैंग कर जाता। हैंग करना मतलब जब तक ये ट्रांसफर खत्म नहीं होता तब तक सीपीयू कुछ काम नहीं करेगा, बट चुपचाप बैठा रहेगा। तो उस समय अगर तुम चाहोगे कि ना एक तरफ में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मैं दूसरा तरफ मूवी खोल के तब तक देखता रहता हूँ, होगा ही नहीं। समझ में आया। क्योंकि मूवी भी तो सीपीयू को ही चलाना है, सीपीयू तो बैठा है चुपचाप। तो हाउ इट विल हैपन, जब तक प्रोसेस खत्म नहीं होगा सीपीयू साइड। सो दैट इज अ बैड टेक्निक। डीएमए टेक्निक आने के बाद दिस इज वेरी फास्टर, और आज का जमाने का सिस्टम बहुत ज्यादा जल्दी में काम करता है। तो क्लियर हो गया डीएमए का कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन आईओ एंड मेन मेमोरी और कोई भी मेमोरी। ठीक है, नाउ आई विल ड्रॉ द डायग्राम। मैं अच्छे से एक डायग्राम बनाऊंगा एंड यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। मैं कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाना नहीं चाहता, बना देता हूं, जरूरी है, डीएमए इज रिक्वायर्ड। सो डीएमए में क्या होगा दिमाग में रखो, बीच में अभी सीपीयू नहीं है, सीपीयू हट गया बीच में से, एक तरफ आईओ एक तरफ मेमोरी, बस, और कोई नहीं है हमारे बीच में, डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो क्या क्या चीज चाहिए मैं बोल देता हूं। एड्रेस बफर चाहिए, बफर का मतलब है टेम्पोररी स्टोरेज है, डरो मत। बफर मतलब टेम्पोररी स्टोरेज, कुछ समय के लिए रखेगा, जब तक फुल डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा तब तक एक जगह तो रखना पड़ेगा ना, दैट इज एड्रेस बफर। फिर चाहिए एड्रेस रजिस्टर, फिर चाहिए वर्ड काउंट, में सब बोल दूंगा, वर्ड काउंट रजिस्टर, फिर चाहिए कंट्रोल रजिस्टर, बस 3 ही रजिस्टर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एंड दिस रजिस्टर आर बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों तरफ कम्युनिकेट कर सकता है। और एक ये जो लंबा वाला लाइन हमने खींचा, दिस इज कॉल्ड इंटरनल बस। ये जो लाइन है इस इंटरनल बस, इंटरनल बस है ना, इसके साथ कनेक्टेड। तो बस के साथ क्या है, और डेटा का जो बफर है वो भी कनेक्टेड है, डेटा बस बफर, उसके साथ डेटा बस कनेक्टेड है, जैसे पहले भी था। ऐसा डायग्राम हमने ऑलरेडी 2-3 बार देखा है। और क्या चाहिए, और चाहिए मुझे एड्रेस बस। ठीक है, सो दीस आर द थिंग्स आर देयर
और क्या चाहिए मुझे, और एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, दैट इज माय ब्लॉक, एक कंट्रोलर चाहिए बीच में। दिस इज अ कंट्रोलर, दिस इज योर कंट्रोल लॉजिक, और कंट्रोलर बोल सकते हो। इसमें बहुत सारा चीज होता है। एक है डीएस, डीएस का मतलब है डीएमए सिलेक्ट, मतलब ये जो डीएमए चिप है ना, एक चिप, तो ये डीएमए चिप है, और ये डीएमए चिप को पहले तो तुमको, क्योंकि ये चिप है, जब तक इस चिप को तुम इनेबल नहीं करोगे तब तक ये चिप काम नहीं करेगा। तो ये डीएमए सिलेक्ट का वैल्यू हमेशा 1 होना पड़ेगा। पहले हमने देखा था चिप सिलेक्ट CS, अभी होगा डीएमए सिलेक्ट। डीएमए सिलेक्ट हमेशा 1 होना पड़ेगा, इसका मतलब ये चिप काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट चाहिए तुमको रजिस्टर सिलेक्ट। तो मेरे पास 3 तरीके का रजिस्टर है, एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर, कंट्रोल रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर को यूज करना है वो इस रजिस्टर सिलेक्ट लाइन से पता चलेगा। रजिस्टर सिलेक्ट, ठीक है, तीनों में से किसको यूज करना है। और क्या चाहिए, रीड या राइट, मुझे रीड करना है या राइट करना है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा डेटा को, आइदर डेटा रीड करना है या डेटा राइट करना है, तो वो मुझे चाहिए, वो लिखना पड़ेगा। और क्या चीज चाहिए, और 3 चीज चाहिए, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज BR, बस रिक्वेस्ट, बस ग्रांट एंड इंटरप्ट। इसको मैं ब्लैक कर देता हूं इंटरप्ट को, क्योंकि ये सभी इसमें भी इंटरप्ट बेस्ड होता है, ठीक है। बस रिक्वेस्ट, बस ग्रांट, सब क्लियर हो जाएगा। अभी एक बार में स्टोरी बोलूंगा, क्लियर हो जाएगा। बस रिक्वेस्ट, बस ग्रांट, और इंटरप्ट बाहर की तरफ जाता है, ठीक है, इंटरप्ट सिंबल। नाउ दिस इज द, ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसी को बोलते हैं डीएमए, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीएमए कंट्रोलर। तो डीएमए ये कंट्रोल लॉजिक है, मतलब एक चिप है, सपोज ये चिप क्या करेगा, ये चिप तुम्हारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने में मदद करेगा। तो ये ब्लॉक डायग्राम में क्या है, ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या चीज है वो देखना जरूरी है। कि इस ब्लॉक डायग्राम में एक कंट्रोल लॉजिक है, उसमें कुछ पॉइंट, उसमें कुछ सिग्नल्स है, जैसे डीएमए सिलेक्ट। एक एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। डीएमए सिलेक्ट मतलब एक सिलेक्शन लाइन, इसका वैल्यू 1 होना पड़ेगा। इससे क्या होगा, डीएस लाइन अगर 1 है, इसका मतलब डीएमए चिप काम करेगा, इट विल बी एक्टिव। सो डीएस लाइन मस्ट बी 1। डीएस लाइन 1 होने से ही काम करेगा ये ब्लॉक, नहीं तो काम कभी नहीं करेगा, इट शुड बी 1। नेक्स्ट है आरएस। आरएस क्या करेगा, रजिस्टर सिलेक्ट। तो कितना रजिस्टर है मेरे पास, 3 रजिस्टर्स आई हैव। एक है एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर में क्या होगा, जिस मेमोरी लोकेशन से डेटा रीड या राइट करना है उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, उस मेमोरी का एड्रेस यहाँ पे रहेगा। फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम डेटा एक्सेस होगा ना आईओ के साथ, मेमोरी का डेटा इधर उधर होगा, ट्रांसफर होगा। तो जिस लोकेशन से डेटा रीड करना है या जिस लोकेशन से डेटा तुमको राइट करना है, उसी का एड्रेस तुमको इस रजिस्टर में लिखा होगा। स्टार्टिंग एड्रेस, ऑब्वियसली द स्टार्टिंग एड्रेस विल बी रिटेन हियर, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ, क्या बोला, जिस लोकेशन पर मेन मेमोरी का जिस लोकेशन से तुम डेटा रीड करोगे या फिर मेन मेमोरी का जिस लोकेशन में तुम डेटा राइट करोगे, उसका स्टार्टिंग जो एड्रेस है वो ये एड्रेस रजिस्टर में लिखना पड़ेगा, बस। नेक्स्ट है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट रजिस्टर क्या है, वर्ड काउंट रजिस्टर ऐसा है, सपोज आईओ के साथ सीपीयू का मेमोरी का बात हो रहा है, एक तरफ है आईओ, दूसरा तरफ है मेन मेमोरी, बीच में कोई नहीं है अभी, दोनों तरफ डेटा इधर उधर जा सकता है। तो आईओ से जब मेन मेमोरी में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, थ्रू आईओ टू मेन मेमोरी या मेन मेमोरी टू आईओ, किसी भी तरफ डेटा जा सकता है। तो ये जब डेटा ट्रांसमिशन होता है, तो डेटा का सपोज आईओ से मेन मेमोरी में तुम 50 बाइट्स का डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हो, लो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, 50 बाइट्स यू वांट टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम आईओ टू मेन मेमोरी, ठीक है। तो ये 50 बाइट का जो डेटा ट्रांसफर होगा, रीड होगा या राइट, ट्रांसफर मतलब रीड या राइट और कुछ नहीं। आइदर यू विल रीड डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी और यू विल राइट डेटा टू द मेन मेमोरी। तो ये 50 बाइट का लोकेशन, सपोज तुम 1200 लोकेशन से 1249, ये टोटल 50 बाइट हो गया है ना। 1200 से 1249 कितना हुआ, 51। सपोज एक लोकेशन में एक बाइट है। सो दिस 1200 इज द स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ योर मेन मेमोरी। तो ये 1200 यहाँ पे लिखा होना चाहिए शुरू में, समझ में आया। चैट तुम रीड करो या राइट करो, जो भी करो,
सपोज 50 बाइट डेटा तुम रीड या राइट कुछ भी करना चाहते हो, उसके लिए तो एक एड्रेस से होगा ना सब कुछ। तो स्टार्टिंग एड्रेस तुमको एड्रेस रजिस्टर में होगा। वर्ड काउंट का वैल्यू क्या होगा? 50। वर्ड काउंट रजिस्टर में होगा 50, क्योंकि मुझे कितना बाइट ट्रांसफर करना है? 50 बाइट्स। समझ में आया? सपोज 1 बाइट इज 1 वर्ड, 1 बाइट इज 1 वर्ड, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं। तो अगर एक ही बाइट एक वर्ड है तो मेरे पास 50 वर्ड्स है। कभी कभी 2 बाइट मतलब एक वर्ड होता है, कभी कभी 4 बाइट मतलब एक वर्ड, वो डिपेंड करता है एक सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 64 बिट लैपटॉप है, इसका मतलब 1 वर्ड इज 64 बिट। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? तुम्हारा मशीन 64 बिट है, मतलब 1 वर्ड ऑफ योर सिस्टम इज इक्वल टू 64 बिट। 64 बिट मतलब कितना? 8 बाइट। 8 बाइट। तो वर्ड साइज डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सिस्टम। तो मिनिमम कितना होगा वर्ड साइज? 8 बाइट होगा, इट शुड बी मिनिमम। तो 1 वर्ड शुड बी मिनिमम 1 बाइट, ज्यादा भी हो सकता है। हम छोटा सा सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज हम 50 बाइट ट्रांसफर कर रहे हैं और ये कंप्यूटर में 1 बाइट मतलब 1 वर्ड। तो वर्ड काउंट कितना हुआ? मतलब कितना वर्ड तुमको ट्रांसफर करना है भाई? बोले 50 वर्ड करना है, तो 50 यहाँ पे लिखा रहना पड़ेगा। और कंट्रोल रजिस्टर तुमको ये सिग्नल देगा कि रीड करना है या राइट करना है। आइदर यू कैन रीड और राइट, तो वो कंट्रोल रजिस्टर के जरिए वो सिग्नल हम ट्रांसफर करेंगे टू द आईओ डिवाइस, है ना। नाउ हर एक बार तो ये जो 50 वर्ड काउंट है ये क्या होगा? तो एक एक बार सपोज इन दिस एग्जांपल हमने क्या एज्यूम किया कि 1 बाइट इज इक्वल्स टू 1 वर्ड। तो कितना वर्ड है मेरे पास? 50 वर्ड। मैं 50 बाइट डेटा ट्रांसफर करना चाहता हूँ, सपोज रीड करना चाहता हूँ एग्जांपल। तो मेन मेमोरी से मैं 50 बाइट का डेटा रीड करूंगा। तो मेन ये कहाँ पे स्टोर्ड है डेटा? 1200 लोकेशन से स्टार्ट है। तो 1200 लोकेशन हमने फर्स्ट एड्रेस रजिस्टर में लोड करना है। देन मुझे क्या करना है? 50 लोड करना है एड्रेस वर्ड काउंट में, क्योंकि मुझे 50 बाइट स्टोर मुझे कॉपी रीड करना है। फिर मुझे क्या करना है? रीड करना है। रीड सिग्नल मैंने दे दिया, तो ऑटोमेटिक रीडिंग अभी स्टार्ट होगा। तो वो एट ए टाइम कितना डेटा रीड करेगा? 1 वर्ड एट ए टाइम। तो एक बार में 50 वर्ड रीड करेगा ना, क्योंकि तुम्हारा मैक्सिमम कैपेसिटी कंप्यूटर का वर्ड जितना होता है उतना ही कैपेसिटी वो डेटा कॉपी रीड माने ट्रांसफर कर सकता है। तो यार 1 वर्ड इज इक्वल्स टू 1 बाइट इन दिस एग्जांपल। अलग एग्जांपल में अलग हो सकता है, हमने सिंपल एग्जांपल लिया। तो हर एक बार वो क्या करेगा? एक एक वर्ड मतलब एक एक बाइट करके डेटा को रीड करेगा। पहले वो 1 बाइट डेटा रीड करेगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 49, मतलब फिर 49 बाकी है। फिर सेकेंड बाइट डेटा रीड करेगा, हो जाएगा 48। फिर थर्ड डेटा रीड करेगा, हो जाएगा 47। ऐसे रीड कर हर एक बार एक एक डेटा एक एक वर्ड रीड करेगा और एक एक करके घटता जाएगा। घटते 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 जब सब 50 का 50 रीड हो जाएगा, लास्ट में क्या होगा इसका वैल्यू? इट विल बी 0। समझ में आया वर्ड काउंट कैसे चेंज होता है? इनिशियली इसका साइज कितना होता है? जितना वर्ड उतना लिखा होता है। फिर हर एक बार एक एक करके वर्ड रीड होता है या राइट होता है। एक एक बार एक एक वर्ड रीड होता है और एक एक करके इसका काउंट वैल्यू भी बढ़ता है, हमेशा घटता है। इफ योर वर्ड साइज इज 500, मतलब 500 वर्ड तुम ट्रांसफर करना चाहते हो, रीड या राइट, तो 500, 499, 498, 497 ऐसे करते 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 1 वर्ड एट ए टाइम करते करते वो रीड या राइट होगा। ऐसे करते 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 जब कंप्लीट हो जाएगा उसका समय वैल्यू क्या होगा? 0 हो गया। तो 0 होने का मतलब है, वर्ड काउंट रजिस्टर का वैल्यू 0 होने का मतलब है कि होल डेटा इज ट्रांसफर्ड। क्लियर कैसे होता है? मैंने समझा दिया। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड काउंट रजिस्टर। जस्ट काउंटिंग रखना कि कितना डेटा अभी तक ट्रांसफर हुआ, ठीक। और चाहिए कंट्रोल रजिस्टर, इसका काम है कि रीड या राइट सिग्नल भेजना, बस उतना ही, और कुछ नहीं है। ओके, सो डेटा कौन सा समझ में आया? सो दिस आर द जॉब्स, these are the responsibility of each of the register। हर एक रजिस्टर का अलग अलग काम मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और क्या चीज चाहिए? देखो यहाँ पे एक इंटरनल बस दिख रहा है तुम्हारा अंदर, है ना, इंटरनल बस है। तो क्वेश्चन इज इंटरनल बस का क्या मतलब है? अगर मैं डायरेक्टली आईओ से मेमोरी में ट्रांसफर कर रहा हूँ डेटा, तो इंटरनल बस किस लिए चाहिए मुझे? इंटरनल बस इसीलिए चाहिए क्योंकि अभी मैं इसको थोड़ा सा और हल्का करके डायग्राम बना देता हूं, क्योंकि तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव है आईओ से मेमोरी के साथ डेटा ट्रांसफर करना, रीड या राइट। इसको कंट्रोल कौन करेगा? डीएमए इज द मैनेजर, इज कंट्रोल एवरीथिंग बिटवीन आईओ एंड मेन मेमोरी। लेकिन भूलो मत तुम्हारे पास सीपीयू बोल के भी दादा है, सीपीयू को भूलो मत, ही इज आल्सो देयर।
तो क्या तुम जिंदगी भर आईओ और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर करोगे? सीपीयू क्या केला खाएगा बैठ के सारा दिन? है सीपीयू को काम नहीं करना है क्या? करना है ना। तो दैट मीन्स द एड्रेस एंड डेटा लाइन, जो दिख रहा है ना ऊपर में लिखा है एड्रेस, सो दिस एड्रेस लाइन किसका है? मेमोरी का एड्रेस लाइन। सो दिस एड्रेस लाइन मस्ट बी कनेक्टेड विद सीपीयू। समझ में आया? सो दैट मीन्स जब आईओ डिवाइस मेन मेमोरी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, उस समय सीपीयू मेन मेमोरी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। क्लियर? अभी क्या बोला मैंने? जिस समय आईओ मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करेगा, उस समय सीपीयू चुपचाप बैठा रहेगा, अपना दूसरा काम करेगा। चुपचाप बैठा नहीं रहेगा, इट विल वर्क इट्स ओन। अर्लियर सिचुएशन में हमने देखा था दैट विल कीप क्वाइट, मतलब वो दूसरा काम भी नहीं करेगा। दैट विल पॉज इन पॉज मोड, जैसे तुम मूवी देखते देखते पॉज करके चले गए, वैसे होता है। सीपीयू विल पॉज फॉर सम टाइम एंड देन इट विल गो बैक इन ओन जॉब। डीएमए में ऐसा नहीं होता है। डीएमए में क्या होता है, जब आईओ डेटा ट्रांसफर कर रहा है मेमोरी के साथ, उस समय सीपीयू मेमोरी के साथ डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा, और जिस समय सीपीयू मेमोरी के साथ डेटा ट्रांसफर करेगा, उस समय आईओ डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा। मतलब आइदर आईओ विल ट्रांसमिट टू डेटा टू मेन मेमोरी और सीपीयू विल ट्रांसमिट डेटा टू मेन मेमोरी। ट्रांसमिट करने का तो एक ही रास्ता होता है ना, चलने का। यहां से तुम गैंगटॉक जाओगे तो रास्ता तो एक ही है ना, मेन रोड तो एक ही है, मेन रोड तो एक ही है। तो तुम अपना गाड़ी लेके निकलो या फिर मैं अपना गाड़ी लेके निकलूं, रास्ता तो एक ही है। अगर मैं वीआईपी हूं तो मैं जिस समय चलूंगा दूसरा लोग बाकी बैठा रहेगा। सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन। तो जिस समय आईओएस वीआईपी वो एक्सेस करेगा रोड को, बाकी सब चुप। जिस समय सीपीयू वीआईपी, आईओ चुपचाप, आईओ डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगा। So at a time one will transmit the data between with the memory. Clear? लेकिन दोनों ही करना पड़ेगा ना, जरूरत तो दोनों को है मेमोरी को। It is clear to everyone कि both require memory but not at a time. तो डीएमए क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि अभी कंट्रोल आईओ के हाथ में दूं या सीपीयू के हाथ में दूं, कौन डेटा ट्रांसमिट करेगा, वो डिसीजन लेता है डीएमए। आइदर आईओ विल ट्रांसमिट द डेटा और सीपीयू विल ट्रांसमिट। ट्रांसमिट मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, बट नॉट ट्रांसमिट, रिसीव आल्सो, बोथ वे है। एरो इज बाय डायरेक्शनल, रीड राइट दोनों ही हो सकता है। ठीक है? तो जिस समय आईओ रीड राइट करेगा मेमोरी के साथ, सीपीयू अपना काम करेगा, चुप नहीं रहेगा। एंड दैट वे द वर्क इज फास्टर देन अर्लियर टेक्निक। एंड सीपीयू जिस समय रीड राइट करेगा, उस समय आईओ चुपचाप रहेगा। आई विल डू इट्स ओन जॉब। चुपचाप मतलब इट्स योर ओन जॉब, इट विल नॉट ट्रांसफर। ऐसा नहीं है कि जब एक काम कर रहा है, एक ट्रांसफर कर रहा है मेमोरी के साथ, दूसरा पॉज नहीं रहेगा ना। दैट विल परफॉर्म इट्स ओन जॉब। जो भी दूसरा काम है वो करता रहेगा, मतलब मेमोरी वाला काम छोड़ के दूसरा काम करेगा। ठीक है? और भी तो काम होता है, अदर प्रोसेस, अदर टास्क आते हैं, वो सब करता रहेगा। तो ऐसा चीज पहले नहीं देखा था हम लोगों ने देखा जब एक काम कर रहा है, दूसरा चुपचाप बैठा रहा है, कुछ करता ही नहीं है। ऐसा नहीं है अभी जब आईओ ट्रांसमिट करेगा, सीपीयू ट्रांसमिट नहीं करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक जन कर रहा है, दूसरा जन दूसरा काम करता है। और जब सीपीयू ट्रांसमिट करता है मेमोरी के साथ या रिसीव करता है मेमोरी से, आईओ दूसरा काम करता है, उस समय आईओ मेमोरी के साथ डेटा ट्रांसमिट नहीं करता। तो वन एट ए टाइम। क्लियर? सो क्योंकि दोनों को ही मेमोरी जरूरत है, और मेमोरी की तो एक ही हार्डवेयर डिवाइस है ना, उसके में एक ही एड्रेस लाइन, सेम तरीके का बस कनेक्टिविटी इज देयर। सो दैट इज द बस कनेक्टिविटी, एड्रेस बस लिखा है ना। तो सेम बस कैन बी यूज्ड बाय सीपीयू, सेम बस कैन बी यूज्ड बाय आईओ डिवाइस, है ना, क्योंकि रास्ता तो एक ही है आने का जाने का। तो क्वेश्चन है, ये सब जो रजिस्टर है, क्या रजिस्टर हमेशा यूज होता है? क्या रजिस्टर हमेशा आईओ डिवाइस यूज करता है? बोले ना, ये सब जो 3 रजिस्टर है, ये सीपीयू भी यूज कर सकता है। These 3 registers are not only accessible by IO devices, but they are also accessible by the CPU. पहले ऐसा नहीं था, अभी क्या है, ये जो रजिस्टर है वो सीपीयू भी एक्सेस कर सकता है, आईओ भी एक्सेस कर सकता है। दोनों एट ए टाइम नहीं करेगा, एट ए टाइम वन ही करेगा। ठीक है? एक आइदर सीपीयू एक्सेस करेगा रजिस्टर को, या आईओ करेगा, दोनों एक साथ नहीं करेगा। कभी काम कोई भी काम एक साथ दोनों नहीं होता कंप्यूटर। ठीक है? इसीलिए वो इंटरनल इसीलिए होता है कि सीपीयू क्या कर सकता है कि जब आईओ काम नहीं कर रहा है, मतलब मेन मेमोरी से डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, उस समय सीपीयू का ट्रांसमिशन करना पड़ेगा। उस समय सीपीयू इस तरीके का रजिस्टर का हेल्प लेता है। सेम हेल्प इट टेक्स। सेम अगर सीपीयू से 50 बाइट्स ट्रांसमिट करना है, तो वो पहले सपोज 1400 लोकेशन से वो 1400 को डालेगा, 50 को यहाँ पे डालेगा और फिर शुरू करेगा 50 49 करते करते। जैसे आईओ करता है वैसा सीपीयू भी करेगा।
एवरीथिंग इज सेम, बट दे विल वर्क इन डिफरेंट टाइम, इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम। सो दिस इज द थिंग अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द डीएमए कंट्रोलर। 3 चीज हमने डिस्कस नहीं किया, बस रिक्वेस्ट, बस ग्रांट एंड इंटरप्ट। रिमेंबर, बस रिक्वेस्ट का मतलब है कि डीएमए सीपीयू को रिक्वेस्ट कर रहा है, ये जो सिग्नल बाहर की तरफ जा रहा है, किसके तरफ जा रहा है? सीपीयू को तरफ जा रहा है, लिखा नहीं है। और जो बस ग्रांट का सिग्नल आ रहा है, कहां से आ रहा है? सीपीयू से आ रहा है। इंटरप्ट का सिग्नल जा रहा है, कहां पे जा रहा है? सीपीयू में जा रहा है। हमने लिखा नहीं है, इट शुड नॉट बी रिटन, इट इज इम्प्लिसिट, ऑटोमेटिक समझना है कि सिग्नल किसके तरफ जा रहा है? सीपीयू में जा रहा है। कहां से आ रहा है? सीपीयू से आ रहा है, हवा से नहीं आ रहा है ना। तो बस रिक्वेस्ट का मतलब है कि मुझे अभी इस डेटा बस और एड्रेस बस, मतलब मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूं कि बस रिक्वेस्ट का सिग्नल जब भेजता है डीएमए, जब सीपीयू को भेजता है, इसका मतलब डीएमए ये बोलना चाहता है सीपीयू को कि दादा, आप तो दादा है, आप तो माई बाप है, आप बस जितना भी डेटा बस एड्रेस बस है आप छोड़ दीजिए थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मेरे पास आईओ डिवाइस है। आईओ डिवाइस अभी वो सब बस यूज करके मेन मेमोरी के साथ कुछ डेटा ट्रांसमिशन करेगा। ठीक है, यही इसका मतलब है, बस रिक्वेस्ट करता है, मतलब डीएमए रिक्वेस्ट द सीपीयू टू रिलिंक्विश ऑल द बसेस। मतलब सीपीयू को, डीएमए सीपीयू को रिक्वेस्ट करता है थ्रू दी बस रिक्वेस्ट, बीआर सिग्नल, कि दादा मुझे आपके पास जो बसेस है, खाली वो बस आप मुझको छोड़ दीजिए, बाकी आप काम करते रहिए, बस को मुझे थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे पास आईओ डिवाइस है, वो लोग थोड़ा कुछ करना चाहता है। समझ में आया? तो सीपीयू बहुत दायरा दिला इंसान है, उसका मन बहुत बड़ा है। सीपीयू बोलता है ठीक है भाई, तू भी क्या याद रखेगा, मैं तुमको ग्रांट कर देता हूं। फिर सीपीयू बस ग्रांट बीजी, सीपीयू बोलता है ठीक है, मैंने तुमको अपना जितना बस है, एड्रेस बस, डेटा बस और भी जो बस है, सब तुमको दे देता हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, तब तक तुम आईओ के साथ जो भी ट्रांसमिशन करवाना है करा लो। दैट्स इट। समझ में है ना? इतना ही होता है। और जब आईओ का पूरा डेटा ट्रांसमिशन खत्म हो जाता है, उसके बाद डीएमए फिर सीपीयू को इंटरप्ट करता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरप्ट सिग्नल। जब को पूरा डेटा ट्रांसमिशन होता है, उसके बाद डीएमए सीपीयू को इंटरप्ट करता है इंटरप्ट सिग्नल के जरिए, जैसे इंटरप्ट सिग्नल पहले भी था। ये इस इंटरप्ट सिग्नल का मतलब है कि हाँ सीपीयू, दादा मैंने मेरा आईओ डिवाइस ने सब काम खत्म कर लिया, नाउ यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ द बसेस। मैंने जो बस एड्रेस बस, जो पाथ, बस मतलब रास्ता, जिस रास्ते का आपने छोड़ दिया था, अपने पावर छोड़ दिया था, उसको हमने यूज कर लिया, अभी आप यूज कर लीजिए। तो इंस्टेंटली सीपीयू उस बस को अपने कंट्रोल में ले लेता है और अपना ट्रांसमिशन मेमोरी के साथ करना शुरू करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैंने जो बोला, फर्स्ट डीएमए रिक्वेस्ट टू द सीपीयू कि भाई मुझे छोड़ दीजिए। क्या छोड़ना है? बस को छोड़ना है, जितना बस है मुझे छोड़ दीजिए, मेरा आईओ डिवाइस थोड़ा इधर उधर करेगा डेटा। सीपीयू बोलता है ठीक है भाई, तुमको मैंने छोड़ दिया, बस ग्रांट कर देता है। आफ्टर इट ग्रांट्स, उसके बाद डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट्स बिटवीन आईओ डिवाइस एंड मेन मेमोरी डिवाइस। ठीक है, तो जब डेटा मेन मेमोरी आईओ के बाद इसमें सब डेटा ट्रांसमिशन खत्म हो गया, उसके बाद डीएमए बोलता है हाँ मेरा काम खत्म हो गया, अभी सीपीयू आप अपना बस फिर से आप अंडर में ले लीजिए। तो उसको करने के लिए वो सीपीयू को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना कि काम खत्म हो गया। वो कैसे करेगा? बाय द हेल्प ऑफ द इंटरप्ट सिग्नल। इंटरप्ट सिग्नल के थ्रू वो सीपीयू को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हाँ मेरा काम होता हो गया, नाउ यू टेक कंट्रोल ऑफ योर बस, you do whatever you want with the memory. This is the whole thing about the block diagram. इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। This is the direct memory access. Now I have 10 more minutes. I will finish it now, the DMA. Just 10 minutes is enough to complete the DMA. And now we'll draw the bigger diagram of the DMA. डीएमए ट्रांसफर का डायग्राम कैसे होता है, और उसको मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इट्स एनफ, 10 मिनट्स इज एनफ फॉर दिस, उसके बाद खत्म। नाउ हाउ डीएमए ट्रांसफर, अभी तो ब्लॉक डायग्राम देखा, अभी देखेंगे कि एक्चुअली होता कैसे। तो याद रखना है कंप्यूटर में बहुत सारा चीज है। क्या क्या चीज है? तुमको सीपीयू चाहिए, सीपीयू दादा, सीपीयू तो दादा है सबका, सीपीयू चाहिए। और क्या चाहिए? मेन मेमोरी लिखा मैंने, नॉट राइटिंग रैम, इट कैन बी मेन मेमोरी और एनीथिंग। और क्या चाहिए? हाँ भाई तुमको तो आईओ चाहिए, आईओ डिवाइस चाहिए ना। क्या क्या चाहिए? आईओ डिवाइसेस, आईओ डिवाइसेस, बहुत सारा डिवाइस है यहाँ पे। अरे हट इधर से निकले,
और क्या चाहिए, अरे निकालता नहीं है, बेकार किस्म का हार्डवेयर। कौन बनाता है ये सब सॉफ्टवेयर, पढ़ाई नहीं किया होगा ठीक से। और एक चीज जो चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इतना फालतू है, मेरा कंप्यूटर ठीक होके आएगा और 7-8 दिन लगेगा, उसके बाद ही, तब तक तो सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। ओके अच्छा, अरे ड्राइंग नहीं कर पा रहा हूं मैं कर देता है यहाँ पे, दिख नहीं रहा है ना, चलो थोड़ा सा छोटा छोटा करने का था। दिस इज डीएमए। हाँ, तो क्या क्या चीज चाहिए देखो, कंप्यूटर के अंदर हो गया सब चीज, जो चीज चाहिए, सीपीयू चाहिए, मेन मेमोरी चाहिए, आईओ डिवाइसेस चाहिए, डीएमए चाहिए। डीएमए क्या करेगा, आईओ के साथ मेन मेमोरी का कम्युनिकेशन करवाएगा और सीपीयू को इन्फॉर्म करेगा कि भाई मैंने रिक्वेस्ट करेगा या इन्फॉर्म करेगा, बस। तो क्या क्या कनेक्टिविटी में शो कर रहा हूं कि व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड। सीपीयू में क्या क्या चाहिए, रीड सिग्नल चाहिए, राइट सिग्नल चाहिए, ए लिखा है, एड्रेस चाहिए, डेटा चाहिए। मेन मेमोरी में भी रीड सिग्नल चाहिए, राइट सिग्नल चाहिए, एड्रेस चाहिए, डेटा चाहिए, ठीक है। डीएमए भी देखा था ना थोड़ी देर पहले, डीएमए के अंदर क्या क्या होता है, रीड होता है, राइट होता है, एड्रेस होता है, डेटा होता है, सभी कुछ सभी के अंदर में होता है। नाउ आई एम कनेक्टिंग देम ऑल। देखो ये रीड के साथ डीएमए का रीड कनेक्शन है, इस रीड के साथ मेमोरी का रीड कनेक्शन, इस राइट के साथ डीएमए का राइट कनेक्शन है, इस राइट के साथ मेमोरी का राइट कनेक्शन। सभी का एड्रेस एक साथ कनेक्टेड है, दिस थिंग वेरी केयरफुली, सभी का डेटा एक साथ कनेक्टेड है, और दैट इज आल्सो बोथ डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल, है ना। गेटिंग माय पॉइंट, टिल दिस इट इज क्लियर। क्योंकि रीड राइट तो करना ही पड़ेगा ना, सभी को करना है, और आइदर रीड या राइट करना है, और कौन सा एड्रेस से करना है, इसीलिए एड्रेस लाइन चाहिए, और क्या डेटा है वो डेटा बस के थ्रू जाएगा, इसीलिए सभी के साथ सब कुछ एक ही सेम रास्ता, सेम बस, मतलब बस, दीज आर बस, तो मैं कट रहा हूं ऐसे, दीज आर बस। तो बस के ऊपर से मैंने एक ही मेन रोड है, दो मेन रोड है, एक है एड्रेस का रोड, एक है डेटा का रोड, ये रास्ता से एड्रेस जाएगा, एक रास्ता से डेटा जाएगा, और वो कॉमन है फॉर ऑल, ठीक है, दैट इज कॉमन। और क्या क्या चीज चाहिए, हाँ, सीपीयू को रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा ना, सीपीयू के पास बस रिक्वेस्ट आएगा, कौन करेगा रिक्वेस्ट, डीएमए रिक्वेस्ट करेगा ना, डीएमए सीपीयू को रिक्वेस्ट करेगा कि दादा प्लीज बस छोड़ दीजिए, मेरा आईओ को काम कराना है। सीपीयू बोलेगा अरे भाई तू भी क्या याद रखेगा, मैं तुमको ग्रांट कर देता हूँ, चलो भाई एंजॉय करो, हाँ ग्रांट हो गया, ले एंजॉय करो, जितना करना है कर लो, मस्ती, मैं कुछ नहीं करने वाला। तो जब कुछ सब कुछ काम खत्म हो गया, फिर डीएमए बोला अरे सीपीयू भैया को तो बताना पड़ेगा कि मेरा काम खत्म हो गया, सो इट इंटरप्ट द सीपीयू, इट इंटरप्ट द सीपीयू, बोलने के लिए कि मेरा काम खत्म हो गया, नाउ यू कैन कम्युनिकेट विद मेमोरी डायरेक्टली। सीपीयू मेमोरी के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, उसके लिए डीएमए नहीं चाहिए, डीएमए खाली चाहिए आईओ के साथ मेमोरी का सब कुछ हुआ, लेकिन आईओ के साथ मेमोरी का डेटा ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो आईओ के साथ मेमोरी ट्रांसमिशन के लिए ये जो डेटा का लाइन है वो आईओ के साथ भी कनेक्ट होना चाहिए, ये सेम डेटा लाइन। देखा, एक ही डेटा बस सब लोग लेके मारामारी कर रहा है, इसको आईओ को भी चाहिए, मेमोरी को भी चाहिए, डीएमए को भी चाहिए, सीपीयू को भी चाहिए, एवरीवन नोज इट, वांट्स इट। द डेटा बस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल, इसी के थ्रू डेटा उधर उधर जाएगा। देखो अभी आईओ के साथ मेमोरी का मैंने डायरेक्टली ट्रांसफर करने का जो पाथ है उसको कनेक्ट कर दिया है। ओके, सो देयर आर 2 मोर लाइंस आर रिक्वायर्ड, ठीक है, देयर आर 2 मोर लाइंस आर रिक्वायर्ड, there are 2 more lines are required, one is DMA request, another is DMA acknowledgement। अभी मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूं कि कैसे कैसे काम होगा, लाल कली से लिख रहा हूं, लाल कली से लिख रहा हूं। शुरू में क्या होगा, काम कहां से शुरू होता है, हाउ द ट्रांसफर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। देखो 1 नंबर लिख रहा हूं, पहले ये होता है स्टेप नंबर 1। फर्स्ट डीएमए क्या करता है, आईओ डिवाइस, तुम्हारे पास बहुत सारा आईओ डिवाइस हो सकता है ना, तो आईओ डिवाइस को ये बोलता है कि भाई तुमको अभी मतलब तुमको अभी क्या मेमोरी से ट्रांसमिट करना है ना, डीएमए आईओ को याद करा देता है, आईओ का दिमाग नहीं होता है ना, तो डीएमए आईओ को याद कराता है, अच्छा तुमको थोड़ा सा डेटा मेमोरी के साथ ट्रांसमिट करना पड़ता है,
थोड़ा जरूरत है ना तुम्हारे साथ? आयो बोलता है हाँ 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 मुझे तो जरूरत है ट्रांसमिट करना, लेकिन मैं अकेला कैसे करूँ, आपको हेल्प चाहिए। बोला ठीक है। तो फर्स्ट डीएमए रिक्वेस्ट जाता है, डीएमए का रिक्वेस्ट आईओ डिवाइस के पास जाता है कि तुमको क्या कुछ डेटा ट्रांसमिट करना है मेमोरी के अंदर, समझ में आया? तो डीएमए सेंड द रिक्वेस्ट टू द आईओ डिवाइस कि क्या तुमको मेरा हेल्प चाहिए, इस तरीके से समझो। डीएमए रिक्वेस्ट मतलब क्या, डीएमए टॉक्स टू द आईओ डिवाइसेस एंड से कि क्या तुमको मेरा हेल्प चाहिए टू ट्रांसफर द डेटा टू मेमोरी। तो बहुत सारा आईओ डिवाइस हो सकता है, कोई बोलेगा हाँ हाँ भाई मुझे चाहिए मुझे चाहिए, सॉरी रिमूविंग इट, ठीक है, जस्ट मिनट, थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं अपने बात को, थोड़ी जैसा है ना। तो पहले क्या होता है, पहले डीएमए आईओ को पूछता है भाई किसी को मेरा हेल्प चाहिए मेमोरी में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। सपोज कोई आईओ डिवाइस बोला हाँ मुझे चाहिए मुझे डेटा ट्रांसमिट करना है, ये बोला मेरे ड्राइंग किया, जस्ट लाल कलर का कोई मतलब नहीं है। तो डीएमए पहले आईओ को पूछता है तुमको चाहिए क्या मेरा हेल्प मेमोरी में भेजने के लिए। आईओ बोलता है हाँ चाहिए। तो जब उसको पता चलेगा कि वो कैसे, दैट इज डिफरेंट इशू। So suppose DMA knows that IO device wants to transmit data to the memory. At the same time, what it does, DMA एक साथ और भी एक काम करना पड़ेगा। DMA सेकेंड काम जो करता है, तो पहले वो IO डिवाइस को भेजता है रिक्वेस्ट कि तुम करना चाहते हो, हाँ हम करना चाहते हो। तो ये मैं आता हूँ उस पॉइंट में कि कैसे IO बोलेगा कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, दैट इज डिफरेंट इशू। आई एम नॉट शोइंग दैट yet. I am first telling DMA first tell IO device, do you want my help? DMA रिक्वेस्ट करता है IO को क्या मुझे हेल्प चाहिए। ये बात जब बोला सेम टाइम वो और एक काम करता है। नंबर 2 क्या करता है, वो एट द सेम टाइम सीपीयू को रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरा आप जो बास है आपके पास है डेटा बस एड्रेस बस, ये थोड़ा छोड़ दीजिए, इफ यू रिलीज द बस फॉर आवर जॉब। सीपीयू बोलता है जा छोड़ दिया, किट नंबर मतलब बस ग्रांट कर दिया, बोले जा छोड़ दिया। डीएमए बहुत खुश हो गया, बोला मेरे पास बास आ गया है, अभी हम अपना काम कर सकते हैं। तो जब उसके पास ये ग्रांट आ गया है कि हम अपना बस यूज कर सकते हैं, वो क्या करना शुरू करता है, वो एड्रेस बस जो है ना, उसके पास जो एड्रेस बस है ना, उस एड्रेस बस में वो एड्रेस लोड करता है। एड्रेस बस में वो एड्रेस लोड करता है, क्योंकि वो कौन सा एड्रेस में डेटा रीड या राइट करना है वो एड्रेस चाहिए। तो स्टार्टिंग एड्रेस इज लोडेड ऑन द एड्रेस बस, 4 नंबर का स्टार्टिंग एड्रेस इज लोडेड ऑन द एड्रेस बस, ठीक है। उसके बाद 2 काम हो सकता है, एड्रेस बस में जब एड्रेस लोड किया उसके बाद आइदर रीड हो सकता है या फिर राइट, दोनों में से एक होगा। रीड भी हो सकता है या राइट। तो रीड होने का मतलब 5-1 किया, 5i मतलब आइदर रीडिंग विल हैपन और 5-2 राइटिंग विल हैपन। तो 5 में से 2 ऑप्शन हो सकता है, आइदर रीड और राइट। तो मेमोरी में रीड या राइट होने के लिए सब कुछ रेडी है, सब कुछ हो रहा है। कहां से हो रहा है, थ्रू दिस डेटा बस, ये डेटा बस से ये सब काम हो रहा है, ठीक है। ठीक, तो ये सब जब रीड राइट करने के लिए इसने जब सेटिंग कर दिया कि एड्रेस बस में एड्रेस डाला, रीड राइट सिग्नल को सेट कर दिया, सब कुछ जब हो गया, उसके बाद अभी तक डेटा ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ, उसके बाद आईओ डिवाइस डीएमए को बोलता है, नाउ इट इज द पॉइंट नंबर 6, 5 हो गया, अभी 6 नंबर। आईओ डिवाइस मेमोरी डीएमए को बोलता है हाँ आई एम नाउ रेडी टू ट्रांसफर द डेटा, अभी डेटा ट्रांसफर होगा। अभी तक जस्ट स्ट्रक्चर ही हुआ है, अभी जाके 6 आया है। 6 का मतलब आईओ डिवाइस एक्नॉलेजिंग डीएमए एक्नॉलेजमेंट, मतलब आईओ डिवाइस डीएमए को बोल रहा है कि नाउ आई विल ट्रांसफर द डेटा। तब आईओ इस डेटा बस के थ्रू डेटा ट्रांसफर करता है। ये जब पूरा डेटा ट्रांसफर खत्म हो जाता है, फिर आईओ को पता चल जाता है कि डेटा ट्रांसफर खत्म हो गया। कैसे, वो ये क्वाड काउंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्या होगा, ये इंटरप्ट लाइन पे एक्टिव कर देता है, इंटरप्ट कर देता है सीपीयू को, ये बोल देता है कि है मेरा ट्रांसफर खत्म हो गया, नाउ यू कैन यूज द बस। ये जो मैंने बोला ना तुमको 1 2 3 4 करके, ऐसे ही बुक में लिखा है इंग्लिश में, मैं तुमको बहुत आसानी से दिया। दिस इज द वे द डीएमए हेल्प्स द आईओ टू ट्रांसफर द डेटा डायरेक्टली। देखो अभी सीपीयू का बीच में कोई ये नहीं है, डायरेक्टली मेमोरी और आईओ के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये इस एग्जांपल में हमने क्या देखा, इस एग्जांपल में हमने देखा कि इस डीएमए में
सिंगल डीएमए रिक्वेस्ट है, सिंगल एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। सिंगल रिक्वेस्ट सिंगल एक्नॉलेजमेंट होने से सिंगल डिवाइस में ही जाएगा। तो डीएमए के अंदर क्या हो सकता है, बहुत सारा डीएमए रिक्वेस्ट, डीएमए एक्नॉलेजमेंट का, ऐसे बहुत सारा डीएमए रिक्वेस्ट, डीएमए एक्नॉलेजमेंट का, ऐसे दो करके बहुत सारा सिग्नल एक ही चिप में हो सकता है। ओके, सो अगर एक ही रिक्वेस्ट एक ही एक्नॉलेजमेंट है, सिंगल सिंगल है, इसका मतलब वो सिंगल आईओ डिवाइस के साथ बात करेगा। लेकिन हमारा कंप्यूटर में तो बहुत सारा आईओ डिवाइस है, इसका मतलब हमारे पास जो डीएमए होना चाहिए उसमें मल्टीपल चैनल्स होना चाहिए, चैनल्स है, तो मल्टीपल चैनल मतलब डीएमए रिक्वेस्ट, डीएमए एक्नॉलेजमेंट, ये एक नंबर आईओ के लिए, अनदर डीएमए रिक्वेस्ट, अनदर डीएमए एक्नॉलेज, 2 नंबर आईओ के लिए, अनदर डीएमए रिक्वेस्ट, अनदर डीएमए एक्नॉलेजमेंट, 3 नंबर। ऐसा बहुत सारा डीएमए रिक्वेस्ट, डीएमए एक्नॉलेजमेंट का बहुत सारा पेयर होता है, वो अलग अलग आईओ डिवाइस के साथ एट ए टाइम बात कर सकता है। ओके, लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट डेटा ट्रांसमिशन का जरूरत होता है। फर्स्ट काम कहां से शुरू होता है कि जीरो स्टेप, मतलब डेटा ट्रांसमिशन करना है आईओ से मेमोरी के बीच में या मेमोरी से आईओ के बीच में। तो ये जब डीएमए को पता चला, फिर डीएमए आईओ को रिक्वेस्ट करता है, एक नंबर रिक्वेस्ट करता है कि तुमको भी हेल्प चाहिए क्या, ये पूछने के बाद ही वो एट द सेम टाइम सीपीयू को भी रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि आईओ को ये रिस्पॉन्स देने में थोड़ा टाइम लगता है। देखो आईओ में 1 में आया था रिक्वेस्ट, आईओ 6 नंबर पोजीशन में जाके रिस्पॉन्स दिया, तो इतना समय क्यों लगा, क्योंकि आईओ इज अ स्लोअर सिस्टम, उसको काम करने में ज्यादा समय लगता है। ये डीएमए को पता है, इट रिक्वायर्स मोर टाइम टू प्रोसेस, क्वेश्चन के आंसर देने में 5 सेकंड समय लगा, समझ 5 सेकंड समय लगा। लेकिन डीएमए इंस्टेंटली लगता है कि हाँ सीपीयू तो फास्टर है, उसको मैं पहले पूछ लेता हूं तो मुझे जल्दी जवाब देगा, तब तक आईओ मुझे जवाब दे देगा। इसलिए इंस्टेंटली वो सीपीयू को 2 सेकंड पोजीशन में सीपीयू को रिक्वेस्ट करता है, भाई काइंडली रिलीज द बस। सीपीयू इंस्टेंटली फास्ट है, जल्दी वो रिक्वेस्ट ग्रांट कर देता है। इंस्टेंटली डीएमए क्या करता है, जो एड्रेस से डेटा रीड या राइट करना है उस एड्रेस को एड्रेस बस पे लोड करता है, और रीड या राइट क्या करना है वो सिग्नल स्टार्ट करता है। तो उसके बाद 6 नंबर पे जाके आईओ डिवाइस डीएमए को बोलता है अभी मैं डेटा स्टार्ट करूंगा। समझ में आया? सो हाउ मच टाइम आईओ टेक्स, सो इट इज स्लोअर, दैट्स व्हाई। उसके बाद आईओ स्टार्ट्स ट्रांसमिशन डेटा विद मेमोरी, दैट इज स्टेप नंबर 7। जब ट्रांसफर खत्म हो जाता है, डीएमए इन्फॉर्म्स द सीपीयू दैट एवरीथिंग ट्रांसफर इज जॉब इज डन, नाउ यू कैन अगेन regain your bus. So that is step number 8. तो इसी तरीके से डीएमए को और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर को डायरेक्ट करने में मदद करता है। और एक बहुत सारा चैनल्स हो सकता है, मल्टीपल पेयर ऑफ चैनल्स टू हेल्प मल्टीपल डिवाइसेस एट ए टाइम। खत्म हुआ, तो आज डीएमए हमने खत्म कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी, एवरीथिंग इज डन, जस्ट अ सिंपल टॉपिक इज लेफ्ट फॉर द next week we'll complete the syllabus. चलो जाओ।